हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे भारत के पहाड़ यानी माउंटेन्स ऑफ इंडिया स्टैटिक जीके का टॉपिक। याद रखिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअली भी, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस होंगे उनके लिए ये एक बेस का काम करेगा, एक आधारशिला का काम करेगा। अगर आपको पता होगा कि भारत में कौन से पहाड़ कहाँ हैं तो फिर नदियाँ, पठार, ये सारी चीज़ें आप आसानी से समझ पाओगे। तो ज्योग्राफी को समझने के लिए, भूगोल को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पहाड़ों के बारे में जानकारी हो। हम सारे के सारे भारत के पहाड़ पढ़ेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगा और कंसेप्चुअली भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि पहाड़ क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं उनको पढ़ेंगे, उत्तर के पहाड़। उसके बाद जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ हैं उनको पढ़ेंगे। हम जो मध्य भारत के पहाड़ हैं जैसे कि अरावली की पहाड़ियाँ, विंध्या की पहाड़ियाँ, सतपुरा की पहाड़ियाँ, उन पे नज़र डालेंगे। और फाइनली वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि पहाड़ होता क्या है, क्योंकि कई सारे मिलते जुलते वर्ड हैं। जैसे एक वर्ड होता है माउंटेन और एक वर्ड होता है हिल, तो दोनों में क्या फ़र्क होता है। और एक वर्ड होता है प्लेट्यू, तो प्लेट्यू क्या होता है या पठार क्या होता है। तो माउंटेन मतलब होता है पहाड़, हिल मतलब होता है पहाड़ी, और प्लेट्यू मतलब होता है पठार। इनमें फ़र्क, एक तो हाइट का फ़र्क होता है। सबसे पहला फ़र्क, पहले हम माउंटेन और हिल में कंपेयर करते हैं। जो माउंटेन होता है वो 900 मीटर से ज़्यादा होता है, और जो हिल होती है वो 300 मीटर से 900 मीटर तक होती है। मैं रिपीट करता हूँ, ऊंचाई की बात करें तो एक जो पहाड़ होता है वो 900 मीटर से ज़्यादा होता है, और जो हिल होती है, पहाड़ी होती है, वो 300 मीटर से लेके 900 मीटर तक उसकी ऊंचाई होती है। जो पठार होता है इसको हम 0 से 600 मीटर तक बोलते हैं, 0 से 600। तो हिल और प्लेट्यू में क्या फ़र्क हो जाएगा, फिर शेप का फ़र्क होता है और ऊंचाई का फ़र्क होता है। हिल जो होती है जनरली उसकी ऊंचाई ज़्यादा है। आप देख सकते हैं जो पहाड़ी होती है वो 300 से 900 मीटर होती है, लेकिन जो पठार होता है वो 0 से 600 मीटर होता है। ये पहला फ़र्क है। पहाड़ी पठार से बड़ी होती है। पहाड़ी की जो शेप होती है वो ऐसी होती है, यानी पहाड़ी जो है वो ऊपर से ऐसे गोल हो जाती है। पहाड़ियाँ जनरली जो हैं वो हरी भरी होती हैं। आप ये शेप होती है इसकी। और पहाड़ी जो है उससे छोटा पठार होता है। तो पठार जनरली ऐसा होता है, ऐसे, फिर ये ऊपर से बिल्कुल चपटा, और फिर इस तरह से। तो जो पठार है उसकी जो ढलान है वो इस तरह की होती है, फिर ऊपर से एकदम चपटा होता है, और फिर दूसरी ढलान होती है। लोग ज़्यादा कहाँ पे रहते हैं? लोग ऑब्वियसली पठार पे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये चपटा है, रहने के लिए ज़्यादा अनुकूल है। पहाड़ियों पे भी बहुत लोग रहते हैं और पहाड़ों पे भी बहुत लोग रहते हैं। अब पहाड़ में और पहाड़ी और इसमें क्या फ़र्क होता है? तो ये तो हिल है जो मैंने आपको दिखाई है, ये हिल है, ये पठार है। और पहाड़ ऐसा होता है, पहाड़ ऐसा होता है, यानी पहाड़ में आप देख सकते हैं कि पहाड़ जो है वो ऊपर से नुकीला है और ढलान भी बहुत ज़्यादा होती है पहाड़ के ऊपर। पहाड़ की ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है, 900 मीटर से ज़्यादा होती है। अब क्योंकि इतनी ऊंचाई है तो जनरली जो पहाड़ होते हैं वो बर्फ़ से ढके रहते हैं। ठीक है, स्नो कैप्ड माउंटेन्स होते हैं जनरली। और अब इसको स्नो बोलेंगे कि आइस बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? पहाड़ पे अगर बर्फ़ जमी है तो स्नो का मतलब भी बर्फ़ होता है और आइस का मतलब भी बर्फ़ होता है। हम बोलेंगे स्नो, क्योंकि आइस कुछ नहीं होता, जो आप फ्रीजर में घर में जमाते हो उसे आइस बोलते हैं, राइट। तो आइस वो होती है, यानी कि जब हमारे वाटर वेपर हैं या जो पानी है वो जम जाते हैं तो उसे आइस कहते हैं। लेकिन जो स्नो वो होती है जो आसमान से गिरती है, उसे बोलते हैं स्नो। तो हमेशा इसलिए स्नोफॉल बोलते हैं, कभी भी आइस फॉल आपने नहीं सुना होगा। तो पहाड़ की सबसे पहली क्वालिटी क्या है? ऊंचाई। पहाड़ 900 मीटर से ज़्यादा होता है, नंबर 1। दूसरा, पहाड़ की कोनिकल शेप होती है, यानी कि ऊपर से नुकीली होती है, इस तरह से पहाड़ होता है। और स्टीप स्लोप, यानी कि ढलान काफ़ी ज़्यादा होती है, ढलान काफ़ी ज़्यादा होती है। पहाड़ों पे बहुत लोग रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया की 12% जनता जो है वो पहाड़ों पे रहती है। हिल्स पे तो ऑब्वियसली बहुत लोग रहते ही हैं, और प्लेट्यूज पे भी बहुत लोग रहते हैं। तो अगर मुझे पॉपुलेशन के हिसाब से वो करना हो तो सबसे ज़्यादा लोग इनमें रहते हैं प्लेट्यू पे, उसके बाद रहते हैं हिल्स में, और उसके बाद रहते हैं माउंटेन्स में। तो माउंटेन्स में क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है और रिसोर्सेज वगैरह जो हैं उतने आसानी से, इसके आसपास दुकानें वगैरह नहीं होती, वो नहीं होती, लोग कम रहते हैं, तो यहाँ पे जनजीवन उतना ज़्यादा नहीं रहता रिलेटिव टू हिल्स। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखिए, ये जो आप सबसे पीछे देख रहे हैं ये पहाड़ हैं, ये एकदम प्रॉपर पहाड़ हैं। और इसके आगे जो आप देख रहे हैं ये हरी भरी और ये हिल्स हैं। मैं आपको एक और क्लैरिटी कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप,
यहाँ पे भी आप हिल्स देख सकते हैं। हिल्स की ऊंचाई 300 से 900 मीटर। हिल्स डोम शेप होती हैं। डोम डोम आप समझते हैं, गुंबद जैसे जो ये शेप होती है इसे डोम बोलते हैं। कई बार आपने मंदिरों के ऊपर भी डोम देखा होगा बना हुआ, या जो बुद्धिस्ट जो पगोड़ा होते हैं या स्तूपा होते हैं उनमें भी डोम होता है। तो जो हिल होती हैं ऊपर से, जैसे पहाड़ ऊपर से पैना होता है ऐसा होता है, लेकिन हिल ऊपर से डोम शेप होती हैं। तो और प्लेट्यू एकदम चपटा होता है, एकदम प्लेट्यू एकदम चपटा होता है। तो ये हिल्स हैं यहाँ पे, ये शेवरॉय हिल्स हैं तमिलनाडु की, और नीचे जो है ये जावाड़ी हिल्स हैं। तो ये हिल के एग्जाम्पल हैं। और ये है प्लेट्यू यानी कि पठार। तो पठार जो है आप देख सकते हैं ऊपर से एकदम चपटा है। पठार पे कोई खास वेजिटेशन नहीं है, लेकिन पठार पे क्योंकि ऊंचाई कम रहती है, पठार पे ऊंचाई 0 से 600 मीटर तक रहती है, तो काफ़ी लोग पठार में रहते हैं, प्लेट्यूज़ पे रहते हैं। भारत में 2 तरह के पठार मिलते हैं। एक तो वोल्केनिक प्लेट्यू जैसे कि डेक्कन ट्रैप या काठियावाड़ का पठार या मालवा का पठार मध्य प्रदेश में, काठियावाड़ जो है वो गुजरात में है, और डेक्कन ट्रैप जो है वो महाराष्ट्र और ये जो एरिया है वहाँ पे है नीचे पेनिनसुलर इंडिया में। और बाकी दूसरे तरह के पठार होते हैं, डाइसेक्टेड पठार होते हैं, जैसे कि छोटा नागपुर का पठार है या ये सब है। तो हम उनको प्लेट्यू वाला जो अलग टॉपिक होगा उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक ये ज़रूरी था कि मैं आपको बता दूं कि डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लेट्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये डेक्कन ट्रैप है जो हमारा दक्षिण भारत है वहाँ पे। तो प्लेट्यू देख सकते हैं आप, एकदम चपटा है और इसकी ढलानें जो हैं वो किस तरह से हैं। यहाँ पे एक ये डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये तो पहाड़ हो गया और ये पठार हो गया, ये जो है फ्लैट वाला जो एरिया है, और ये समुद्र तल है, सी लेवल। हाँ, एक बात है, हम ये ऊंचाई कैसे नापते हैं, क्योंकि रिलेटिविटी भी कोई चीज़ होती है। मान लो कोई पर्सन हिल पे रहता है तो उसे जो पहाड़ है वो उतना ऊंचा नहीं लगेगा, लेकिन जो मैदानों के में रहता है उसे पहाड़ बहुत ऊंचा लगेगा। तो समुद्र तल से नापते हैं, जो सी लेवल होता है। तो सी लेवल से तो ये तीनों ही ऊंचे हैं, चाहे वो एक पठार हो, चाहे वो एक पहाड़ी हो, या वो एक माउंटेन हो। तो माउंटेन, हिल या प्लेट्यू तीनों ही समुद्र तल से ऊंचे रहते हैं। अब हम एक एक करके पहले देखते हैं कि पहाड़ कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोल्ड माउंटेन की। देखो, फोल्ड माउंटेन को समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा जो हमारी दुनिया है हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसी आप आज देखते हैं। इनफैक्ट ये जो भारत है, हमारा देश भारत या ऑस्ट्रेलिया, ये पहले एक ही थे, एक ही साथ थे ये। और इवन साउथ अफ्रीका, हम सब एक ही थे, ये हम जुड़े हुए थे, ये तो इसको इंडियन प्लेट बोलते थे। जो पहले प्लेट्स होती थी बहुत सारी। अब जैसे सबसे शुरू की अगर मैं बात करूं तो एक चीज़ होती थी जिसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड कुछ नहीं है, ये सब जुड़े हुए थे आपस में, और दक्षिण अमेरिका भी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, ये भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। मैं इसको प्रूव कर सकता हूं। जैसे अगर आप ये वाला पार्ट देखें, इसको दक्षिण अमेरिका बोलते हैं। तो दक्षिण अमेरिका को अगर आप इस तरफ ले जाएं तो ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। इसकी जो ये वाली चीज़ निकली हुई है ये यहाँ पे फिट हो जाएगी, तो ये जुड़ा हुआ था। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, दक्षिण अमेरिका को अगर आप ये अफ्रीका देखें, ये अफ्रीका है, अफ्रीका का ये पश्चिमी एरिया देखें, तो यहाँ पे आप इसे फिट कर सकते हैं, जैसे आप दो उनको फिट करते हैं, लेगोज को फिट करते हैं। ठीक है ना। तो ये जुड़े हुए थे पहले और बाद में अलग हो गए। अलग होने के बहुत सारे कारण हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस और बहुत कुछ है, उस पर हम टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भारत यहाँ नहीं था पहले, भारत यहाँ नीचे की तरफ था। और भारत वाली जो प्लेट है, जिसे इंडियन प्लेट बोलते हैं, कई बार उसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोलते हैं, तो वो यहाँ थी और यहाँ से फिर ये उत्तर की तरफ गई। और ये जो रशिया है, आप जानते हैं सबसे बड़ा कंट्री है दुनिया का रशिया, तो रशिया वाली जो प्लेट है उसे यूरेशियन प्लेट बोलते थे। तो ये दो प्लेट जो है आपस में टकराई। टकराने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जैसे दो गाड़ियां टकराती हैं एकदम से, वैसे नहीं होता। ये हजारों लाखों साल प्रोसेस चलता है, धीरे धीरे वो पास आती हैं। अब फोल्ड माउंटेन बनते कैसे हैं ये आपको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहां पर देखिए, जैसे आप इमेजिन करिए कि ये एक जमीन का टुकड़ा है और ये वाला जो है ये दूसरे जमीन का टुकड़ा है। अब ये वाला जमीन का टुकड़ा और ये वाला जो जमीन का टुकड़ा है, हम यहाँ पे इनको प्लेट्स बोलते हैं। अब इन प्लेट के कोई भी नाम हो सकते हैं, अभी हम उन पे नहीं जाएंगे, पहले कंसेप्ट समझते हैं क्या होता है। तो ये जो प्लेट जब पास आती हैं तो बीच में जो चीज़ होगी उसके साथ क्या होगा, बीच में जो चीज़ होगी उसके साथ क्या होगा, बीच में जो चीज़ होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी, वो ऊपर की तरफ जाएगी, राइट। और जब ये प्लेट बिल्कुल पास आ जाएंगी तो एक दूसरे से टकराएंगी, एक दूसरे के खिलाफ रब करेंगी। तो उस रब के बाद क्या होगा, इनमें से एक प्लेट नीचे की तरफ जाएगी और एक ऊपर की तरफ आएगी। तो उससे जो ये चीज़ पहले ऊपर की तरफ गई थी ये और ऊपर की तरफ जाएगी, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। आप इसको ऐसे इमेजिन करिए, ये फोर्स कैसे लग रहा है। मान लो एक धागा है, एक धागा आपने एकदम सीधा रख दिया, एक धागा है आपने उसको सीधा रख दिया, और अब आप इस धागे पे
इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, तो ये धागा आपको ऐसा दिख जाएगा, ये बीच में से उठ जाएगा। आप इमेजिन करिए कि आपने धागा, तो चलिए वैसा होता है कि वो ढीला होता है, कोई ऐसी चीज़ ले लो जो मुड़ सकती है थोड़ी सी, जो थोड़ी सी लचीली होती है, ऐसी चीज़ ले लो लेकिन थोड़ी सी मजबूत हो, धागे जैसी भी नहीं, तो आप उसको अपने हाथ में पकड़ लीजिए, दोनों हाथों में, लेफ्ट से और राइट से आपने उसको पकड़ रखा है। आप ऐसे मान लीजिए कि कोई एक पेंसिल है और वो जो पेंसिल है वो थोड़ी सी लचीली है, तो आपने एक पेंसिल को लेफ्ट और राइट अपने दो हाथों में पकड़ रखा है अपनी उंगलियों से। अब आप उसको दोनों तरफ से दबा रहे हैं, अगर वो लचीली है तो आप देखेंगे कि उसका जो बीच वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो यही हुआ, जो फोल्ड माउंटेन होते हैं उसमें टेक्टोनिक प्लेट्स कन्वर्ज करती हैं एक प्लेट बाउंड्री। प्लेट बाउंड्री मतलब जब ये दोनों बिल्कुल पास आ जाएंगे, तो हम इसको ऐसे देखते हैं, ये दो प्लेट अब पास आ चुकी हैं, तो ये इनकी बाउंड्री है। इसको लाइन ऑफ वीकनेस भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ टकरा रही हैं, इनके बीच फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है। तो इस वजह से क्या है, जो बीच में जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे भरेंगी। अब क्या हुआ, मैं एक हिमालयाज़ का एग्जाम्पल देता हूँ। तो बीच में एक समुद्र होता था, ये इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोलते थे इसे, या इंडियन प्लेट भी बोल सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि जो इंडियन प्लेट है वो हमेशा से यहाँ नहीं थी, वो नीचे थी पहले। तो इंडिया की जो प्लेट है वो ऊपर की तरफ आती रही, और ऊपर जो रशिया कंट्री है यानी यूरेशियन प्लेट है उसके पास वो जब आई तो ये टकराए। तो इनके टकराने से पहले बीच में एक समुद्र था जिसको टेथिस कहा जाता था, TETHYS, टेथिस। और जब ये प्लेट पास आएंगी तो इनका जो टूट टूट के वो चीज़ें गिरती रहेंगी या सेडिमेंट होंगे वो बीच में गिरते रहेंगे, तो ये समुद्र पूरा भर गया, दलदली हो गया। दलदली होने के बाद और ज़्यादा भर गया, और जैसे जैसे ये प्लेट पास आई तो बीच में ये पिस गया एकदम। इसमें जो सेडिमेंट वगैरह थे वो ठोस होते गए, धीरे धीरे ठोस होते गए, और वो ऊपर की तरफ जाता गया। तो धीरे धीरे ये फोल्ड बनते गए ऊपर की तरफ, और बाद में जब ये प्लेट एकदम पास आ गई तो ये आज भी प्लेट एक दूसरे के खिलाफ रब करती हैं, और इसीलिए कहते हैं कि जो माउंटेन्स हैं वो और ऊंचे उठते जाते हैं। लेकिन क्या हिमालयाज़ की हाइट हर साल बढ़ रही है? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जितनी बढ़ती है उतनी ही फिर वो उसमें डिन्यूडेशन भी हो जाता है, यानी टूट टूट के गिरना, थोड़ा सा घिसना वो भी हो जाता है। तो अंत में हिमालयाज़ की हाइट उतनी ही रहती है। हालांकि कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि हिमालयाज़ की जो हाइट है वो हर साल इस वजह से बढ़ रही है। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको। अब इसमें मान लीजिए मैंने आपको एक धागा या पेंसिल वाला एग्जांपल देके समझाया था। अब इसमें अगर ये जो एरिया है ये ऐसे उठ जाएगा तो ये एक पहाड़ बन जाएगा। ये इस तरह से जो उठ गया ये पहाड़ बन गया। तो इस तरह से हमारे फोल्ड माउंटेन दुनिया में बने। यानी जो भी फोल्ड माउंटेन हमारे बने हैं वो दो चीज़ों के टकराने के कारण बने हैं, दो चीज़ों की, दो टेक्टोनिक प्लेट्स की कन्वर्जेंस के कारण बने हैं। अब टेक्टोनिक प्लेट भी दो तरह की होती हैं और ये बहुत आसान है समझना। ये देखिए, एक तो होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट मतलब कुछ नहीं है, जमीन का टुकड़ा, उसे कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलते हैं, जहां पानी नहीं है। और एक होती है ओशियानिक प्लेट। आखिर में हमारा जो समुद्र है, समुद्र के नीचे क्या है? समुद्र के नीचे भी तो जमीन है, तो वो ओशियानिक प्लेट हो गई। ठीक है, तो दो प्लेट जब आपस में एक दूसरे के खिलाफ रब करेंगी, एक दूसरे की तरफ आएंगी, तो वो फोल्ड माउंटेन वहां पे अपीयर हुए, दोनों के कन्वर्जेंस के कारण। आप यहां पे देख सकते हैं, इस डायग्राम में बड़ा अच्छा दिखाया है। ये इंडियन प्लेट है, यानी कि वो ये वाली है, ये ऊपर की तरफ आई, और ये यूरेशियन प्लेट है, यानी रशिया वाली जो प्लेट है वो है ये। और ये इनके टकराने के कारण बीच में जो टेथिस सी था उसके सेडिमेंट्स वगैरह सब ऊपर की तरफ चले गए और हिमालयाज बन गए। अब यहां पे अगर मैं आपसे कोई भी दुनिया के पहाड़ पूछूं कि भाई वो कैसे बने हैं, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और नॉर्थ अमेरिका में ये जो पहाड़ हैं, यानी नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में जो पहाड़ हैं सारे, इनको बोलते हैं रॉकी माउंटेन। इन पहाड़ों को रॉकी कहा जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये रॉकी के पहाड़ कैसे बने, तो ऑब्वियसली आप कहोगे दो चीजों के टकराने के कारण। पर ये दो चीजें कौन सी टकराई? तो एक तो थी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और साथ में, अब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट तो कॉन्टिनेंटल प्लेट है क्योंकि ये पूरा जमीन का भूभाग है, लेकिन साथ साइड में समुंदर है, साइड में समुंदर है। तो ये जो समुंदर है ये प्रशांत महासागर बोलते हैं। तो प्रशांत महासागर में ये वाली जो नजदीक वाली प्लेट है इसको बोलते हैं जुआन डे फुका प्लेट। ये ओशियानिक प्लेट है क्योंकि ऊपर पानी है, ठीक है, ऊपर प्रशांत महासागर है लेकिन नीचे तो जमीन है, तो वो प्लेट है जुआन डे फुका प्लेट। तो जुआन डे फुका प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जब आपस में यहां पे टकराई तो बने ये पहाड़। ये पहाड़ कौन से हैं? इनको बोलते हैं रॉकी के पहाड़। चलो दक्षिण अमेरिका पे मैं आ जाता हूं। दक्षिण अमेरिका में जो ये पश्चिमी इलाका है, यहां पे बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसे दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। ये हैं एंडीज के पहाड़, इनको बोलते हैं ANDES, एंडीज के पहाड़। अगर मैं आपसे पूछूं एंडीज के पहाड़ कैसे बने, तो दो प्लेट टकराई, कौन सी? एक तो थी नज़का प्लेट, ये नज़का प्लेट है, ये ओशियानिक प्लेट है, और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी साउथ अमेरिकन प्लेट। यानी साउथ अमेरिकन प्लेट और नज़का प्लेट जब टकराई तो बना ये एंडीज के माउंटेन। इसी तरह मैं आपको कोई भी माउंटेन बोल दूं तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी दो प्लेट टकराई होंगी। फॉर एग्जांपल, अब यहां पे यूरोप की बात करते हैं। ये जो पहाड़ हैं ये हैं
ये एल्प्स बोलते हैं, इन्हें एल्प्स बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ अफ्रीका के यहाँ पे माउंटेन्स हैं ऊपर, इनको बोलते हैं एटलस, एटलस माउंटेन। तो अब जो एटलस माउंटेन बने वो कैसे बने, तो उसमें अफ्रीकन प्लेट टकराई किसके साथ, यूरेशियन प्लेट के साथ। तो अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन, ये पूरी यूरेशियन प्लेट है, तो यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई तो ये बन गए एटलस के माउंटेन। ठीक उसी तरह एल्प्स भी, एल्प्स में भी वही दो प्लेट टकराई, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। तो हमारे दुनिया में फोल्ड माउंटेन कौन से हैं, फोल्ड माउंटेन कौन से हैं, फोल्ड माउंटेन हमारे जैसे भारत में हिमालयाज हैं, ये फोल्ड माउंटेन है, या जो रॉकीज हैं, एंडीज हैं, या ये सारे जो पहाड़ हैं जैसे एल्प्स हो गए, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में है एल्प, जैसे इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी, ये सब जो कंट्रीज हैं, या एटलस के जो माउंटेन हैं अफ्रीका में, तो ये सारे के सारे हो गए हमारे फोल्ड माउंटेन। तो आई होप फोल्ड माउंटेन आपको क्लियर होगा कैसे बने। और एक छोटी सी चीज़ और आपके एमसीक्यू के लिए, जब ये कन्वर्जेंस होती है, मैंने एक धागे का एग्जांपल दिया था, आप इसको ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा और स्टीप होता है क्योंकि माउंटेन बन रहे हैं। तो अब ये जो उठी हुई चीज़ है इसको हम बोलते हैं एंटीक्लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्रेस्ट और ट्रफ, आपने वेव में सुना होगा कि एक ट्रफ होता है, उभार होता है, और एक डिप्रेशन होता है जिसको ट्रफ बोलते हैं। तो ये जो उभरी हुई चीज़ है इसको हम बोलते हैं एंटीक्लाइन, और जो ये नीचे वाली चीज़ है इसे हम सिनक्लाइन बोलते हैं। तो सिनक्लाइन और एंटीक्लाइन दोनों देखने को मिलते हैं एक फोल्ड माउंटेन के स्ट्रक्चर में। तो आई होप फोल्ड माउंटेन अब आपको एकदम क्लियर होगा कि फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं। अब याद रखिए फोल्ड माउंटेन में भी हम कई बार हम कुछ को ओल्ड फोल्ड बोल देते हैं, किसी को न्यू फोल्ड माउंटेन बोल देते हैं। वैसे आजकल मैं बता दूं, आजकल ओल्ड फोल्ड हम जो वर्ड है वो यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि जो बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन है, बहुत ही पुराने, वो टूटते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं धीरे धीरे, उनमें डिनुडेशन, वेदरिंग होती रहती है, अनाच्छादन जिसे बोलते हैं हिंदी में, यानी वो टूटते रहते हैं। जैसे अब अरावली के पहाड़ हैं, तो अरावली के पहाड़ ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, बहुत पहले के बने हुए हैं ये, लेकिन अब इन्हें हम ओल्ड फोल्ड नहीं बोलते, अब इन्हें बोलते हैं रेजिडुअल माउंटेन। रेजिडुअल का मतलब कुछ नहीं है जो बच गए, अवशेष, यानी वो रेजिडुअल हो गए। आप अरावली के पहाड़ अगर देखें तो कोई वो बहुत ऊंचे नहीं है और टूटे फूटे हैं, लगातार भी नहीं है, कंटिन्यूस भी नहीं है। जैसे हिमालयाज तो लगातार हैं, बीच में गैप नहीं है, लेकिन अरावली वाले जो हैं थोड़े टाइम पहाड़ चलते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर वो, तो अरावली के जो माउंटेन्स हैं फोल्ड माउंटेन, वैसे अरावली को हम हिल बोलते हैं क्योंकि इनकी हाइट कम है, तो हिल बोलते हैं, अरावली हिल्स बोलते हैं, बट ये फोल्ड माउंटेन्स ही हैं, फोल्ड के कारण ही बने थे अरावली वाले भी। तो अरावली है, या रशिया में है उरल माउंटेन, रशिया में उरल माउंटेन जो है ये भी फोल्ड माउंटेन है, लेकिन उरल वालों को भी हम रेजिडुअल बोलते हैं। तो कई बार आप ये भी वर्ड सुनेंगे, रेजिडुअल माउंटेन कौन से हैं, अरावली या उरल। तो रेजिडुअल कुछ नहीं है, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। और जो नए बने हैं न्यू फोल्ड माउंटेन, उनमें सारे हो गए, जैसे नॉर्थ अमेरिका के हो गए रॉकी, या साउथ अमेरिका के एंडीज, या फिर एल्प हो गए, या एटलस माउंटेन हो गया, या फिर हिमालयाज हो गए, ये सब हो गए न्यू फोल्ड माउंटेन। तो ये क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे तरह के पहाड़ों की जिनको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन कब बनते हैं, देखो एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि आपने देखा कि जब फोल्ड माउंटेन बने तो प्लेट जो थी वो सिर्फ पास आई एक दूसरे के, इस वजह से फोल्ड माउंटेन बने, लेकिन प्लेट टूटी नहीं थी। प्लेट जो है वो टूटी नहीं थी, जो हमारी अर्थ की प्लेट है, चाहे वो ओशियानिक प्लेट हो चाहे कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, वो टूटी नहीं थी। लेकिन ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन में फॉल्टिंग आ जाती है। फॉल्ट मतलब क्या होता है, कमी। कहते हैं ना फॉल्ट, मेरे अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, मतलब मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, कोई अवगुण नहीं है। लेकिन ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं, हमारा जो धरती का जो क्रस्ट है वो क्रैक हो जाता है, उसमें कोई किसी तरह की फॉल्टिंग आ जाती है, तो उस वजह से ब्लॉक बन जाते हैं। अब मान लीजिए ये एक हमारी प्लेट है, ठीक है। अब ये प्लेट में भी आप जानते हैं क्रस्ट होता है, जो क्रस्ट, फिर लिथोस्फीयर होता है उसका नीचे वाला पार्ट जो बहुत ज़्यादा, जिसमें पत्थर वाला जो भाग होता है, और नीचे फिर मेंटल वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, धरती के लेयर होते हैं। तो अब ये आप मान लीजिए कि ये एक हमारी प्लेट है धरती की, और इसमें यहाँ पे दरार आ गई, ठीक है। अब ये दरार जो है वो दो तरह की होती है, कई बार उसकी शेप ऐसी भी हो सकती है, या जो उसकी शेप है वो ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। कहने का मतलब है दरार जो आई है, अब आप इसको ऐसे इमेजिन करिए, मैं आपको एक वो दिखाता हूं, ये एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है किसी उसका लकड़ी का टुकड़ा है, इसको आप मान लीजिए कि ये आपकी प्लेट है, ये आपके प्लेट है, एक धरती की प्लेट है। मैंने लकड़ी का टुकड़ा लिया, तो लकड़ी का जो टुकड़ा है मैंने उसे बीच में से इस तरह से काट दिया, और असली में यही होता है हमारी धरती के जो क्रस्ट होता है। अब इसमें ये हरे वाला क्रस्ट है, ये येलो वाला लिथोस्फीयर है, और ये नीचे मेंटल स्टार्ट हो जाता है। तो अब इसमें एंडोजेनेटिक फोर्सेज होते हैं, यानी हमारी धरती की जो प्लेट है उनमें दो तरह के फोर्सेज होते हैं, एक जो इस तरह से लगते हैं और एक जो इस तरह से लगते हैं। इन्हें कंप्रेशन बोलते हैं, इन्हें टेंशन बोलते हैं।
इन्हें टेंशन बोलते हैं। तो यानी कि आप किसी चीज को दबा सकते हो या किसी चीज को खींच सकते हो, दो ही चीजें आप कर सकते हो किसी टुकड़े के साथ। अब यहां पे दरारें आ चुकी हैं, तो ये दरारें अब आप इमेजिन करिए कि ये तीन अलग अलग हो गए हैं, इनमें फॉल्ट आ गया है। तो धरती में भी यही होता है, धरती का जो ये टुकड़ा है, प्लेट है, ये इसमें दरार आ गई है। अब आपने क्या किया, इसको उठा लिया। उठाने के बाद आपने अभी तक इसको तीनों को दबा के रखा है, लेकिन जैसे ही आप अपना ये ढीला करोगे, अपनी जो ग्रिप है वो ढीली करोगे, तो क्या होगा, तो ये वाला जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ जाएगा। या ये भी हो सकता है अगर आप इसे दबाओ तो ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर की तरफ जाए। समझ गए बात को। अब उसमें वो डिपेंड करेगा कि फॉल्ट किस तरह का है। तो ये वाला जो है हिस्सा, अगर आप मान लीजिए इसको यहां से दबाते हो और इसको यहां से दबाते हो, तो ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर की तरफ जाएगा। यानी ये एक ब्लॉक है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा ब्लॉक ये शिफ्ट कर जाएगा ऊपर की तरफ। यानी एन मास ये पूरा का पूरा ब्लॉक अब ऊपर की तरफ जाएगा और ये दोनों रिलेटिवली नीचे आ जाएंगे, यानी ऐसा हो जाएगा। वहीं एक चीज ये भी हो सकती है कि जो फॉल्ट है वो इस तरह का आ गया, यानी उसकी डायरेक्शन इस तरह से है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप अगर तीनों को आपने लगातार उठा के रखा है, एक दूसरे के साथ सटा के रखा है, आप थोड़ा सा अगर इन्हें खींचोगे, यानी टेंशन, खींचना मतलब टेंशन, तो ये बीच वाला जो हिस्सा है ये नीचे की तरफ गिर जाएगा और ये वाले जो दो हिस्से हैं ये ऊपर की तरफ रहेंगे। उस केस में ये पहाड़ हो गए, ये पहाड़ हो गए, और ये वाला जो हिस्सा है ये नीचे, ये घाटी बन गई। इसे बोलते हैं रिफ्ट वैली, इसे रिफ्ट वैली कहा जाता है। और यहां पे ये बीच वाला पहाड़ बन गया और ये घाटी बन गई, तो ये हो गई रिफ्ट वैली। तो क्लियर है ये एकदम कि जो ब्लॉक माउंटेन है वो कैसे बने। ब्लॉक माउंटेन में सबसे पहली चीज ये होती है कि जो प्लेट होती है, प्लेट के अंदर दरार आ जाती है, फॉल्ट आ जाता है। और ये फॉल्ट किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है या उल्टी भी हो सकती है। और उसमें फिर वो डिपेंड करेगा कि जो वो ब्लॉक बन गए, अब ये 3 ब्लॉक बन गए यहां पे, अब तो इनमें डिपेंड करेगा इनकी रिलेटिव मूवमेंट क्या है। रिलेटिव मूवमेंट में एक नीचे जा रहा है, 2 ऊपर जा रहे हैं, या एक ऊपर जा रहा है, 2 नीचे जा रहे हैं। तो जो भी ऊपर जाएगा वो माउंटेन बन जाएगा और जो नीचे की तरफ होगा वो घाटी बन जाएगी, यानी कि रिफ्ट बन जाएगी। तो इनको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। और यहां पे आप देख सकते हैं ये एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल है ब्लॉक माउंटेन का। तो भारत में नर्मदा नदी जो है वो रिफ्ट वैली में बहती है, तापी नदी भी रिफ्ट वैली में बहती है, जो घाटी बन जाती हैं। और ये जो पहाड़ हैं, विंध्य और सतपुरा के पहाड़ जो हैं, ये ब्लॉक माउंटेन का भारत में एग्जांपल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बीच में जो घाटी बन रही है, ये पहाड़ों के, ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है ब्लॉक माउंटेन की। इनमें एक लगातार कंटिन्यूटी हो सकती है, लेकिन बीच में घाटी जरूर रहेगी। तो ये धरती में जो फॉल्ट आते हैं उसके कारण बनते हैं, उनको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। और जो दो प्लेट के आपस में टकराने के कारण, कंप्रेशनल फोर्सेस के कारण बनते हैं, उनको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। तो ये है हमारे 2 तरह के माउंटेन। अब यहां पे आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ हैं ये फ्रांस में, ये यूरोप में मिलते हैं। ये भी एक एग्जांपल है ब्लॉक माउंटेन का। इसमें भी आप देख सकते हैं बीच में काफी वेल डिफाइंड एक रिफ्ट वैली है जिसमें नदी बह रही है, और इस तरफ भी ब्लॉक माउंटेन है और इस तरफ भी ब्लॉक माउंटेन है। तो ये है ब्लॉक माउंटेन। इनके एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे कि वॉस्जेस माउंटेन जो यूरोप में है। तो ये जो फोटो है ये वॉस्जेस माउंटेन की है, यूरोप में, फ्रांस वगैरह में है ये। फिर सतपुरा के पहाड़ भारत में, विंध्या के पहाड़। फिर उत्तरी अमेरिका में सियारा नवाडा के जो पहाड़ हैं वो भी ब्लॉक माउंटेन है। या जर्मनी में जो हर्ज ब्लॉक माउंटेन्स हैं वो भी एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन का। अब आपने इतना समझ लिया, यानी कि आपने अब क्या क्या पढ़ा। अभी तक आपने पढ़ा फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, आपने पढ़ा कि जो ब्लॉक माउंटेन है वो क्या होते हैं, और आपने पढ़ा रेजिडुअल माउंटेन क्या होते हैं। रेजिडुअल जैसे अरावली या उरल के पहाड़। लेकिन एक होते हैं वोल्केनिक माउंटेन। ये बड़े आसान है, ये कुछ नहीं है, वो ज्वालामुखी है, बस ज्वालामुखी जब फटता है, अब ये कोई मान लो ज्वालामुखी है, तो इसके मुंह से जो निकलता है, यानी कि लावा वगैरह निकलता है, वो यहीं बैठ जाता है, तो एक पहाड़ जैसी आकृति आ जाती है, और वो वोल्केनिक माउंटेन है। जैसे ये सबसे खूबसूरत पहाड़ बोलते हैं दुनिया का, माउंट फूजी। इसे सबसे खूबसूरत इसलिए बोलते हैं, आप इसकी शेप देखिए, एकदम शेप इसकी सिमेट्रिक है, जैसे आप वो उसमें बनाते हैं पेंटिंग्स में, एकदम यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। इतनी सिमेट्री दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, और ये बिल्कुल आइसोलेटेड है, आसपास कुछ और नहीं है, तो एकदम ऐसे दिखता है बिल्कुल। माउंट फूजी जो है ये दिखता है जापान में, और माउंट किलिमंजारो, ये सब वोल्केनिक माउंटेन है, यानी कि जिनमें वोल्केनिक एक्टिविटी है, जो वोल्केनिक इरप्शन वगैरह की वजह से बने, वो है वोल्केनिक माउंटेन। तो हमने सारे तरह के माउंटेन जो हैं वो अच्छे से पढ़ लिए हैं, और अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम अब भारत के जो पहाड़ हैं उनको ढंग से पढ़ सकें। देखो, भारत के जो पहाड़ हैं उनको आपको पहले समझना पड़ेगा कि वो कहां कहां हैं और किस तरह हैं, तभी आप ये वर्ड समझ पाएंगे, ज़ंस्कार या लद्दाख या काराकोरम और ये सब समझ पाएंगे। तो उसके लिए पहले आपको भारत का नक्शा समझना पड़ेगा। नक्शा आपको पता है, ये लेटेस्ट नक्शा है भारत का, जो कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बना है। अब इसमें आप ये देखिए, ये जो हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है। तो
ये वाले जो पहाड़ हैं इन्हें बोलते हैं ग्रेट हिमालयाज। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हिमालयाज हैं वो किस तरह से हैं। हिमालयाज जो हैं उनके तीन वो होती हैं लेयर। सबसे इस तरह से होती है, फिर उसके नीचे होता है और फिर उसके नीचे होता है, यानी तीन पैरेलल हमारे चलते हैं तीनों तरह के हिमालयाज। सबसे ऊपर वाले जो होते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रेट हिमालय, बीच वाले होते हैं मिडल हिमालय, और मिडल को लेसर भी बोलते हैं क्योंकि इनकी हाइट कम होती है, और सबसे बाहर वाले जो हैं ये इन्हें बोलते हैं शिवालिक। तो अभी इसमें मैंने जो मिडल हिमालयाज हैं और शिवालिक इनकी पूरी चेन नहीं दिखाई है, लेकिन मैं ग्रेट हिमालयाज दिखाए हैं सबसे ऊपर वाले। ग्रेट हिमालयाज का नाम ही ग्रेट हिमालयाज है, इन्हें हिमाद्री भी बोलते हैं क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो जो दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं पर्वत की, जैसे माउंट एवरेस्ट है या मकालू है, कंचनजंगा है, जो सारी हैं वो ग्रेट हिमालयाज में आती हैं। तो ग्रेट हिमालयाज जो हैं, आप देखिए यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये ग्रेट हिमालयाज की लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये ग्रेट हिमालयाज की है। फिर ये पूरी जो चली गई नेपाल में, फिर ये आगे ये भूटान है तो भूटान में चली गई, फिर ये पूरा पीछे अरुणाचल तक। तो ये वाले जो हैं ये हैं ग्रेट हिमालयाज। तो ग्रेट हिमालयाज के नीचे, यानी नीचे के मतलब दक्षिण की तरफ, यहां पे ऐसी ही एक पैरेलल रेंज चलेगी, पूरी पैरेलल रेंज चलेगी पूरा पीछे तक, ये हो जाएगी मिडल हिमालयाज। तो मिडल हिमालयाज में ये सब आते हैं, पीर पंजाल के पहाड़ या धौलाधार रेंज, ये मिडल हिमालयाज में आते हैं। और उसके नीचे एक और चेन चलेगी बिल्कुल ऐसी ही, इसी के पैरेलल, तो ये वाली जो है इसे बोलेंगे शिवालिक या आउटर हिमालयाज। तो ये तो हिमालयाज की बात हो गई, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो हिमालयाज के भी ऊपर हैं, राइट। तो मैं इसमें अगर आपको दिखाऊं, यहां पे देखिए ये ग्रेट हिमालयाज, तो ये वाली लाइन है, और जंस्कार जो रेंज है ये कुछ नहीं है। ग्रेट हिमालयाज को कश्मीर में जंस्कार बोलते हैं। मैं रिपीट करता हूं, ग्रेट हिमालयाज को कश्मीर में जंस्कार रेंज कहा जाता है। और अब हम बात करते हैं हिमालयाज के ऊपर क्या है। तो हिमालयाज तो यहीं तक बस उनका दायरा है, लेकिन हिमालयाज के ऊपर भी तो पहाड़ हैं। तो ये कौन कौन से पहाड़ हैं? ये हैं सबसे पहले काराकोरम के पहाड़। रेंज मतलब क्या होता है? श्रृंखला। देखो पहाड़ अगर लगातार हैं, बहुत सारे हैं, तो उनको फिर हम रेंज बोलते हैं, यानी कि श्रृंखला बोलते हैं। अब यहां पे काराकोरम के पहाड़ जो हैं लद्दाख के जो पहाड़ हैं, और लद्दाख के पहाड़ जब तिब्बत में घुस जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं कैलाश के पहाड़। यानी कि कैलाश के पहाड़ कुछ नहीं है, लद्दाख के जो पहाड़ हैं यही जब तिब्बत में घुस जाते हैं, क्योंकि ये जो है ये पूरा तिब्बत का इलाका है, तो यहां पे ये जो पहाड़ हैं इन्हें बोलते हैं कैलाश के पहाड़। क्या मैं ये बोलूं कि कैलाश के पहाड़ हिमालयाज का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं, ये तो हिमालयाज के ऊपर हैं, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज कुछ नहीं है, मतलब हिमालयाज के भी बियॉन्ड, हिमालयाज के भी ऊपर, हिमालयाज के भी परे, इसीलिए इन्हें ट्रांस हिमालयाज कहा जाता है। तो ट्रांस हिमालयाज में कौन कौन से पहाड़ होते हैं? 3 श्रृंखलाएं ऐसी हैं, यानी अब देख सकते हैं ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और आउटर हिमालय यानी शिवालिक। इनके भी ऊपर कौन कौन से हैं? तो ये भारत की बात करेंगे, सिर्फ दूसरे देशों की बात नहीं करेंगे। हिंदू कुश के पहाड़ भारत में नहीं है, इनकी बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले काराकोरम के पहाड़, फिर लद्दाख के पहाड़ और फिर कैलाश के पहाड़, इनको ट्रांस हिमालयाज कहा जाता है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जंस्कार के जो पहाड़ हैं वो भी ट्रांस हिमालयाज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जंस्कार के पहाड़ ग्रेट हिमालयाज का ही ऑफशूट हैं, तो ग्रेट हिमालयाज को कश्मीर में जंस्कार बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जंस्कार वैली आपने सुना होगा, उनकी हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले हिमालयाज को भी पढ़ने से पहले क्यों ना ट्रांस हिमालयाज को पढ़ा जाए, ठीक है। ट्रांस हिमालयाज कौन कौन से हैं? काराकोरम के पहाड़, काराकोरम श्रृंखला, कैलाश श्रृंखला और लद्दाख श्रृंखला। यानी लद्दाख क्या है, लद्दाख और लेह में फर्क क्या है? कई लोग पूछते हैं। लेह तो एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, लेकिन लद्दाख जो है वो पर्वत श्रृंखला का नाम है, और अब लद्दाख तो एक अलग से यूनियन टेरिटरी है। तो शुरू करें काराकोरम। अब पहले हम पढ़ेंगे काराकोरम, ठीक है, फिर पढ़ेंगे लद्दाख और फिर पढ़ेंगे। अब काराकोरम देखिए, आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं, यानी काराकोरम जो है ये भी बहुत ऊंचे पहाड़ होते हैं, बहुत ज्यादा बर्फ यहां पे रहती है, बिल्कुल, क्योंकि आप जितना उत्तर की तरफ जाएंगे उतनी ठंड बढ़ती जाएगी। तो काराकोरम के पहाड़ों की जो ऊंचाई है वो भी बहुत रहती है, और काराकोरम के पहाड़ों में K2 पीक है। K2 आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरे नंबर पे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है K2। तो ये काराकोरम श्रृंखला में आती है K2। यानी क्या K2 हिमालयाज में आती है? नहीं, ट्रांस हिमालयाज में आती है। और ट्रांस हिमालयाज में भी किसमें? काराकोरम श्रृंखला में। काराकोरम श्रृंखला का हिमालय की श्रृंखला से कोई लेना देना नहीं है। हिमालय की श्रृंखला जहां खत्म हो जाती है, काराकोरम श्रृंखला उसके ऊपर है, यानी ट्रांस हिमालयाज में। तो काराकोरम रेंज में आपको क्या क्या दिखाई देगा? काराकोरम रेंज जो शुरू कहां से होती है? पामीर नॉट। अब ये पामीर नॉट क्या है? देखो पामीर नॉट ये है कि अब यहां पे देखो, यहां से काराकोरम के पहाड़ शुरू हो रहे हैं कहीं से, इसको पामीर नॉट बोलते हैं। नॉट मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? KNOT। नॉट मतलब होता है गांठ। जैसे आप धागा ले लेते हैं, धागे की गांठ बांध देते हैं, आप 4-5 धागे लेके उनकी आपस में गांठ बांध सकते हैं। तो इसी तरह आप यहां पे पामीर नॉट में क्या होता है, ये हिंदू कुश के पहाड़ जो हैं,
ये जो पहाड़ आ रहे हैं, ये जो कंट्री है ये पाकिस्तान है और ये इसके पीछे अफगानिस्तान है। तो हिंदू कुश के जो पहाड़ हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आ रहे हैं, ये यहाँ पे मिल रहे हैं। और यहां से तिब्बत से पहाड़ आते हैं, ये तिब्बत है पूरा, तो तिब्बत से ये पहाड़ की श्रृंखला आती है, इसको बोलते हैं कुनलुन। यानी तिब्बत से जो आ रही है ये है कुनलुन, KUNLUN, कुनलुन। इधर से जो आ रहे हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान से, इन्हें बोलते हैं हिंदू कुश के पहाड़। और एक यहां नीचे पाकिस्तान से आते हैं जिन्हें बोलते हैं सुलेमान के पहाड़। तो ये जो पहाड़ हैं इन्हें बोलते हैं सुलेमान के पहाड़, यहां से हिंदू कुश के पहाड़। और यहां से पामिर के पहाड़, यहां से कुनलुन के पहाड़ जो तिब्बत से आ रहे हैं, और यहां से भारत से जो आ रहे हैं जिन्हें काराकोरम श्रृंखला, ये सारी यहां पे मिल जाती हैं। ऐसा लगता है कि 6-7 पर्वत श्रृंखला यहां पे मिल रही हैं। तो इनकी जो गांठ है इसको बोलते हैं पामिर नॉट। तो पामिर नॉट से स्टार्ट होती है काराकोरम श्रृंखला। तो पामिर नॉट से स्टार्ट होती है काराकोरम श्रृंखला। और पामिर नॉट को हम हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचाई पे जो पठार है वो बोलते हैं। और इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की छत इसे कहा जाता है। तो काराकोरम श्रृंखला जितने भी ट्रांस हिमालयाज हैं उनमें सबसे लंबी और सबसे ऊंची श्रृंखला है। सबसे लंबी मतलब लंबाई बहुत ज्यादा है, यानी लगातार जो किलोमीटर्स में अगर देखें तो काराकोरम श्रृंखला तीनों ट्रांस हिमालयाज में सबसे ऊंची है। हम यहां पे 3 ही ट्रांस हिमालयाज की बात करेंगे, काराकोरम, लद्दाख और कैलाश। तो यहां पे कौन कौन से पहाड़ मिलते हैं पामिर नॉट पे? पामिर गांठ जो है, हिंदू कुश के पहाड़, सुलेमान के पहाड़, काराकोरम के पहाड़ और कुनलुन के पहाड़, ये मिलते हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है काराकोरम श्रृंखला की? K2। अब K2 के 2 नाम और हैं। K2 को गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। गॉडविन और जो ऑस्टिन थे ये वैज्ञानिक के नाम है, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। इनफैक्ट ब्रिटेन में ब्रिटिश लोग इसे गॉडविन ऑस्टिन कहते थे, लेकिन चाइना वाले इसे कूगिर बोलते हैं। तो चाइना में इसे कूगिर कहा जाता है, QOGIR K2, कूगिर। क्लियर? और माउंट एवरेस्ट के बाद पूरी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी है K2 यानी कि काराकोरम 2, और ये 8611 मीटर। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आप क्या मार्क करोगे? ठीक है, यह डिपेंड करता है कि आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को इंडिया का पार्ट मानते हो कि नहीं। डिस्प्यूटेड एरिया है तो इसलिए हम कह देते हैं कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है वैसे, क्योंकि अगर आप कंपेयर करें तो K2 की ऊंचाई है 8611 मीटर, लेकिन जो कंचनजंगा की ऊंचाई है 8598 मीटर। तो कंचनजंगा K2 से छोटी है, लेकिन K2 जो है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आती है। आप यहां पे देखिए, ये गिलगिट बल्टिस्तान वाला जो एरिया है, K2 है कहां पे? मैं आपको एक मैप और दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो मैप है ये हमारा देश है, भारत है, और यहां K2 है बिल्कुल ऊपर। ये गिलगिट बल्टिस्तान वाला जो एरिया है तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो हम इसलिए नहीं कहते, क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया है, तो हम ये नहीं कहते कि भारत में K2 है। लेकिन अगर ऑप्शन में कुछ आपसे नहीं पूछा गया और K2 ऑप्शन में है तो फिर आप K2 मार्क करेंगे। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 तो हिमालय में नहीं आती, K2 तो काराकोरम के पहाड़ों में आती है, ये तो ट्रांस हिमालयाज में आती है। तो फिर आप कहेंगे कंचनजंगा, क्योंकि कंचनजंगा हिमालयाज में आती है, ग्रेट हिमालयाज में आती है। क्लियर यहां पे? तो ये है K2। तो काराकोरम में और क्या मिलेगा आपको? काराकोरम में आपको इसके अलावा बहुत सारे ग्लेशियर मिलेंगे। ग्लेशियर मतलब हिमनद। देखो, ये बहुत ऊंचे पहाड़ों की हम बात कर रहे हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे, तीसरे सबसे ऊंचे, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की हम बात कर रहे हैं। तो इतने ऊंचे जब पहाड़ होते हैं तो ऊपर बर्फ जम जाती है, और जब वो बर्फ टूट के गिरती है तो एकदम से सीधा पानी नहीं बनती, यानी बर्फ के टुकड़े तैरते हैं। उनको हिमनद कहा जाता है। हिम मतलब बर्फ, नद मतलब नदी, यानी बर्फ की नदी, उन्हें ग्लेशियर कहते हैं। और यही जो ग्लेशियर होते हैं, यही जो हिमनद होते हैं, इन्हीं से बाद में नदियां बनती हैं। तो 3 बहुत बड़े ग्लेशियर काराकोरम की श्रृंखला में है। पहला है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है इसे अभी अभी पर्यटकों के लिए भी खोला गया है, और सियाचिन ग्लेशियर जो है ये भारत में सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है और सबसे लंबा भी है। 76 किलोमीटर, यानी 76 किलोमीटर तक आपको सियाचिन ग्लेशियर दिखेगा। और यहां से एक नदी भी निकलती है सियाचिन ग्लेशियर से, जिसका नाम है नुब्रा नदी। तो नुब्रा नदी जो है ये श्योक नदी की सहायक नदी है, और श्योक नदी जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो नुब्रा नदी जो है ये मिल जाती है जाके श्योक में, और श्योक मिल जाती है जाके इंडस में, यानी कि सिंधु नदी में। तो दूसरा जो ग्लेशियर है वो है बाल टोरो ग्लेशियर। बाल टोरो ग्लेशियर जो है ये भी काराकोरम श्रृंखला में है, लेकिन ये गिलगित बल्टिस्तान में है, और ये 63 किलोमीटर लॉन्ग है। सियाचिन ग्लेशियर क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया में नहीं है, भारत का यहां पे दबदबा है, तो आप साफ बोल सकते हैं भाई सियाचिन ग्लेशियर तो इंडिया में है। तो इंडिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर को अभी खोला गया है, लेकिन आप पूरा ऊपर तक नहीं जा सकते। याद रखिए, आप ये अगर सियाचिन ग्लेशियर है मान लो ऊंचाई पे काफी, तो आप सिर्फ यहां तक जा सकते हो, यानी आप सिर्फ कुमार पोस्ट तक जा सकते हो।
आप बिल्कुल ऊपर तक नहीं जा सकते, आप बाना पोस्ट तक नहीं जा सकते, लेकिन बाना पोस्ट मतलब एक हमारे सिपाही थे, सोल्जर थे बाना सिंह, उनको परमवीर चक्र मिला था, तो उनके नाम पे बाना सिंह के नाम पे बाना पोस्ट रखा हुआ है। सबसे ऊंचाई पे जो एरिया है सियाचिन ग्लेशियर का, वहां पर आप नहीं जा सकते। आप बेस कैंप से कुमार पोस्ट तक सिर्फ जा सकते हो, तो कुमार पोस्ट तक जा सकते हो, बाना पोस्ट तक नहीं जा सकते, पर्यटन के लिए कह रहा हूं। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है लद्दाख में है और ये काराकोरम के पहाड़ों में है। लद्दाख मतलब लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, जो लद्दाख है यूनियन टेरिटरी, उसमें उसकी बात हो रही है, लद्दाख पर्वत श्रृंखला की बात नहीं हो रही। लद्दाख पर्वत श्रृंखला अलग है, तो हम ये नहीं कह सकते सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख के माउंटेन रेंज में, नहीं, भारत वाला जो लद्दाख है उसमें है। क्योंकि आप अगर मैप देखें, यहां पे आप मैप देखें तो लद्दाख इतना बड़ा लद्दाख है, ये पूरा लद्दाख है। अब तो लद्दाख में ही काराकोरम की श्रृंखला भी आ गई। हाँ, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है, लेकिन लद्दाख के पहाड़ों में नहीं है। लद्दाख रेंज अलग है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी अलग है। क्लियर? तो काराकोरम में आपको एक ग्लेशियर और बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है, वो है बियाफो ग्लेशियर। वैसे तो बहुत सारे हिमनद हैं, लेकिन जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट है वो हैं सियाचिन ग्लेशियर, बालटोरो ग्लेशियर, और बालटोरो जो हिमनद है उससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है शिगार नदी, और शिगार नदी भी जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर है बियाफो ग्लेशियर, बियाफो हिमनद। बियाफो हिमनद जो है वो 70 किलोमीटर लंबा है, यानी भारत में सियाचिन के बाद दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है बियाफो ग्लेशियर। और बालटोरो ग्लेशियर है 63 किलोमीटर लंबा, यानी ये तीसरे नंबर पे आता है लंबाई में। और जो सियाचिन ग्लेशियर है इसे हम दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड बोलते हैं, हाईएस्ट बैटलफील्ड, यानी जंग का मैदान। पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पे जो जंग का मैदान है वो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर एक बार पाकिस्तान ने हथियाने की कोशिश भी की थी, लेकिन भारत ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत। उसके बाद हमने सियाचिन ग्लेशियर को वापस पा लिया था। तो काराकोरम खत्म यहां पे, काराकोरम अब एकदम क्लियर होगा आपको कहां पे है। अब हम आते हैं दूसरे ट्रांस हिमालयाज पे जो हैं लद्दाख। तो अब लद्दाख की बात करेंगे। तो ट्रांस हिमालयाज में काराकोरम हमने पढ़ लिया है, अब हम आते हैं लद्दाख में। तो लद्दाख कहां पे है? लद्दाख काराकोरम के दक्षिण और ईस्ट में है, क्योंकि नीचे जा रहे हैं मतलब दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। तो लद्दाख जो है ये काराकोरम के नीचे है, यानी दक्षिण में है, और पूर्व की तरफ है, क्योंकि हम जब राइट में जाते हैं तो पूर्व की तरफ जाते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, तो ईस्ट ये है और ये वेस्ट है। पाकिस्तान हमारे वेस्ट में है, और तो दक्षिण जो है, दक्षिण और ईस्ट की तरफ है लद्दाख श्रृंखला। तो लद्दाख में आपको क्या क्या मिलेगा? लद्दाख श्रृंखला साउथ ईस्ट में आती है, साउथ में और ईस्ट में काराकोरम के पहाड़ों में, और इट इज सेपरेटेड बाय शोक रिवर फ्रॉम काराकोरम एंड बाय इंडस रिवर फ्रॉम जंस्कार रेंज इन द साउथ। कहने का मतलब यह है, ये काराकोरम की श्रृंखला है, ये लद्दाख की श्रृंखला है, इनके बीच में एक नदी बहती है। ये नदी कौन सी है? ये नदी है शोक नदी, और शोक नदी वही है जो सिंधु में जाके मिल जाती है, और शोक में मिलती है नुब्रा नदी। अब लद्दाख के नीचे ये आप जंस्कार देख रहे हैं, तो लद्दाख और जंस्कार के बीच में कौन सी नदी बहती है? ये नदी कौन सी है? तो ये है हमारी इंडस नदी। इंडस नदी किसको जुदा करती है? ये लद्दाख और जंस्कार को जुदा करती है, और लद्दाख और काराकोरम को कौन सी नदी जुदा करती है? शोक नदी। क्लियर? लद्दाख में आपको, लद्दाख के पर्वत श्रृंखला में आपको खरदुंगला पास मिलेगा, जो भारत का सबसे ऊंचाई पे मोटोरेबल रोड है, यानी आप यहां पे व्हीकल चला सकते हैं। सबसे ज्यादा ऊंचाई पे जो रोड है भारत में वो है खरदुंगला पास, और चंगला पास भी काफी एग्जाम में आता है कि चंगला पास कहां है? लद्दाख रेंज में। उसके अलावा ये लद्दाख रेंज जब चाइना में घुस जाती है तो उसे वहां कैलाश रेंज बोलते हैं, और कैलाश के जो पहाड़ हैं उनमें कैलाश पर्वत है और मानसरोवर लेक है। यहां पे लद्दाख रेंज में एक नदी भी है, एक वो भी है, लेक, झील भी है, जिसको बोलते हैं पेंगोंग सो। याद रखिए, पेंगोंग सो भारत चाइना के एकदम बॉर्डर पे है, और इसका 2/3 हिस्सा चाइना में है और 1/3 हिस्सा जो है वो इंडिया में है। ये सैलाइन लेक है, सैलाइन मतलब नमकीन पानी है इस लेक में। इसमें ऐसा नहीं है कि इस लेक में, ये बहुत खूबसूरत लेक है, बहुत साफ है, लेकिन पानी इसका पीने योग्य नहीं है। नमकीन सैलाइन वाटर इसमें आपको मिलेगा, पेंगोंग सो लेक। इसके अलावा लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? उसको स्टॉक कांगड़ी बोलते हैं। स्टॉक कांगड़ी जो है ये लद्दाख का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ये आप यहां पे देख सकते हैं, ये जो ऊपर चोटी है इसको स्टॉक कांगड़ी बोलते हैं, और ये जो चोटी है हेमिस नेशनल पार्क में है। हेमिस नेशनल पार्क जो है ये भारत में एकमात्र नेशनल पार्क है जो हिमालयाज के नॉर्थ में है, यानी ट्रांस हिमालयाज में। बाकी सारे नेशनल पार्क हिमालयाज के साउथ में है, लेकिन ये जो है ये हेमिस नेशनल पार्क में आती है स्टॉक कांगड़ी पीक। और हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, यानी लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है पूरे भारत में। अब हमने काराकोरम पढ़ लिया है, हमने लद्दाख पढ़ लिया है, अब हम आते हैं कैलाश। तो कैलाश क्या है? कैलाश मैंने आपको बताया कि लद्दाख के जो पहाड़ हैं जब वो तिब्बत में घुस जाते हैं, यानी ये अब तिब्बत में घुस गए, तो इन्हें बोल देते हैं कैलाश के पहाड़।
तो कैलाश के पहाड़ ये भगवान शिव का घर माने जाते हैं। हमारे जो पुराण हैं, हमारी जो कथाएं हैं, उनमें ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जो है वो कैलाश के पर्वत में रहते हैं। और कैलाश के जो पर्वत श्रृंखला है, इसमें सबसे ऊंचा पॉइंट है माउंट कैलाश। तो माउंट कैलाश की ऊंचाई है 6,638 मीटर। यहीं पे कैलाश पर्वत के पास ही एक तालाब है जिसको बोलते हैं लेक मानसरोवर। मानसरोवर यात्रा भी होती है क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत मायने रखता है कैलाश मानसरोवर। तो मानसरोवर जो लेक है, कहते हैं यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, वैसे 4 निकलती हैं। तो इनके नाम है सिंधु नदी, सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और करनाली। करनाली को घाघरा नदी भी बोलते हैं, जो गंगा में मिल जाती है। तो ये तिब्बत से निकलती है घाघरा नदी, फिर नेपाल की तरफ जाती है, फिर भारत आती है, बिहार में जाती है। घाघरा, कोसी, गंडक, ये सारी नदियां जो हैं गंगा में मिल जाती हैं। तो उनमें जो घाघरा नदी है वो तिब्बत से निकलती है, तिब्बतन प्लेट्यू से निकलती है। क्लियर? क्योंकि कैलाश के पहाड़ कहाँ पे? तिब्बत में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तिब्बत से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, तिब्बतन प्लेट्यू, ये तिब्बत का पठार जो है, इससे कौन सी नदियां निकलती हैं? तो सिंधु नदी निकलती है, फिर वो भारत आती है, फिर पाकिस्तान जाती है। तो सिंधु नदी है। दूसरी है सतलुज भारत कैसे आती है? सतलुज नदी शिपकिला पास से होकर आती है। सतलुज नदी शिपकिला पास जो है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से निकल जाती है और भारत आ जाती है। और फिर है ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये पूरे चाइना को ट्रैवल करती है, तिब्बत को ट्रैवल करती है। यहाँ पे आप ऐसे मान लीजिए, ये कैलाश के पहाड़ हैं, ब्रह्मपुत्र नदी निकली, फिर ये ऐसे जाएगी पूरा ऐसे पैरेलल, फिर घूम के फिर अरुणाचल में आएगी, फिर असम में आएगी, ऐसे। तो ये नदी तोसांगपो जिसे बोलते हैं। और फिर है घाघरा नदी। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया ट्रांस हिमालयाज हमारा खत्म, यानी कि काराकोरम हमने पढ़ लिया, लद्दाख हमने पढ़ लिया और हमने कैलाश भी पढ़ लिया। अब हम आते हैं ग्रेट हिमालयाज पे। अब हम हिमालयाज की पढ़ाई शुरू करते हैं। अब हिमालयाज में आपको याद रखना है, हिमालयाज को कश्मीर में बोलते हैं ज़ंस्कार। तो इसको मैं अलग नाम से आपको पढ़ाऊंगा, ज़ंस्कार, लेकिन ये ग्रेटर हिमालयाज ही है और कुछ नहीं है। तो ज़ंस्कार रेंज कहां है? ज़ंस्कार रेंज लद्दाख के दक्षिण में है। यहां पे देखिए मैप में, लद्दाख रेंज के भी नीचे है ज़ंस्कार। तो लद्दाख के साउथ में है ज़ंस्कार, और यहां पे ज़ंस्कार नदी भी बहती है। नदी का नाम भी है ज़ंस्कार। आपने देखा होगा कि इंडस नदी और ज़ंस्कार मिलती हैं लद्दाख में, इंडस और ज़ंस्कार मिल जाती हैं। तो ये ज़ंस्कार जो रेंज है ये नीचे भी आ रही है, और यानी कि उत्तराखंड तक आती है पूरी। ये जो है ये उत्तराखंड है, ये हिमाचल है। तो ज़ंस्कार जो रेंज है ये हिमाचल में भी आ रही है और नीचे पूरा उत्तराखंड तक आती है। ये नेपाल है, ये जो कंट्री है नेपाल है। तो ये पूरी उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर तक नीचे तक आती है। तो यहां आपको क्या क्या मिलेगा? यहां पे आपको माउंट कामेट यानी कामेट पर्वत चोटी मिलेगी। नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो मिलेगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है नंदा देवी, वो मिलेगी। यहाँ पे केदारनाथ का जो मंदिर है वो यहीं पे है, ज़ंस्कार रेंज में। केदारनाथ इतनी ऊंचाई पे क्यों है? क्योंकि वो ग्रेट हिमालयाज का हिस्सा है, क्योंकि ज़ंस्कार ग्रेट हिमालयाज है। फिर यहाँ पे लिपू लेक पास है, जो मानसरोवर की यात्रा होती है। मानसरोवर की यात्रा 2 पास से होती है, 2 दर्रों से होती है। एक तो है लिपू लेक पास और दूसरा है नथुला पास। नथुला पास सिक्किम में है, लिपू लेक पास पिथौरागढ़ होके जाता है उत्तराखंड। तो लिपू लेक पास जो है वो मानसरोवर तक ले जाता है, वो भी ज़ंस्कार रेंज में है। इसके अलावा स्पीति वैली, लाहौल स्पीति सुना होगा आपने, हिमाचल की बात हो रही है, लाहौल स्पीति वैली, किन्नौर वैली, अगेन हिमाचल की बात हो रही है, किन्नौर, ये सब ज़ंस्कार रेंज में है। स्पीति वैली, लाहौल वैली और किन्नौर वैली, और ये बहुत ऊंचाई पे हैं क्योंकि ये ग्रेट हिमालयाज का हिस्सा है। कश्मीर में इसे ज़ंस्कार बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बाकी चीजों की। अब हम प्रॉपर हिमालयाज देखते हैं। तो ग्रेट हिमालयाज में हमने ज़ंस्कार को अलग से पढ़ा है क्योंकि उसका एक अलग नाम है, ठीक है, वरना वो ग्रेट हिमालयाज ही है। तो ग्रेट हिमालयाज, फिर मिडल हिमालयाज, फिर आउटर हिमालयाज, जो 3 मैंने लेयर बताए, ग्रेट हिमालय, उसके नीचे मिडल हिमालय, उसके नीचे शिवालिक या आउटर हिमालय। और फिर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट हिमालयाज। देखो ग्रेट हिमालयाज जो हैं ये कहां से कहां तक जाते हैं? ग्रेट हिमालयाज जो हैं ये नंगा पर्वत से लेके नमचा पर्वत तक जाते हैं। यहां पे आप देखिए, ये जो ग्रेट हिमालयाज यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहां पे क्या है? ये है नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत आपको कौन से पहाड़ों में मिलेगा? ये सबसे वेस्ट में मिलेगा, सबसे, यानी कि ग्रेट हिमालयाज में सबसे पश्चिम की तरफ जो है वो है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत भी काफी ऊंचाई पे है। तो नंगा पर्वत से लेके पूरा ये क्रॉस करिए आप यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज को, ये कश्मीर, उसके बाद ये लद्दाख होते हुए नीचे हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, और फिर ये सिक्किम को टच करते हुए, क्योंकि कंचनजंगा सिक्किम में आती है, उसके बाद फिर ये भूटान और पूरा अरुणाचल तक पीछे तक, ये सारे हैं ग्रेट हिमालयाज। ग्रेट हिमालयाज, तो ग्रेट हिमालयाज, और यहां पे खत्म होते हैं। यहां पे क्या है? यहां पे नमचा बरवा है। नमचा बरवा से ही ब्रह्मपुत्र घूम के इंडिया आती है। तो ये नमचा बरवा पर्वत है। तो ये नमचा बरवा पर्वत भी ग्रेट हिमालयाज में आता है। तो ग्रेट हिमालयाज कहां से कहां तक है? लगभग 2400 किलोमीटर तक लगातार हैं ग्रेट हिमालयाज। ग्रेट हिमालयाज में गैप्स नहीं है बीच बीच में, बहुत ही कम, ना के बराबर गैप है। अगर कोई पास वगैरह है तो बात अलग है, वरना गैप नहीं है। तो 2400 किलोमीटर लगातार कंटिन्यूस है ये, नंगा पर्वत से लेके कश्मीर में और नमचा बरुआ तिब्बत में।
और ये नंगा पर्वत जो है ये भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। तो ये हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, यानी स्नो कैप्ड रहते हैं, इसलिए हम इन्हें हिमाद्री भी बोलते हैं। हिम मतलब होता है बर्फ, तो हिमाद्री क्यों कहा जाता है ग्रेट हिमालयाज को? इनकी ऊंचाई बहुत है, इसलिए हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। आप देखिए इनकी जो एवरेज ऊंचाई है वो 6100 मीटर है, समुद्र तल से 6100 मीटर, 6100 मीटर इनकी जो है वो ऊंचाई है। और ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट हैं, जितने भी 3 तरह के हिमालयाज हैं उनमें सबसे ज्यादा ऊंचाई पे हैं ये, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, माउंट कंचनजंगा दुनिया की 3री सबसे ऊंची चोटी, माउंट मकालू दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी, ये सब इन्हीं में आती हैं। हाँ, दुनिया की 2री सबसे ऊंची चोटी केटू नहीं आती, क्योंकि केटू काराकोरम में आती है जो ट्रांस हिमालयाज में। क्लियर यहां पे? उसके बाद यहां पे पासेस बहुत सारे हैं, जैसे लद्दाख में है जोजिला पास। जोजिला पास लद्दाख और तिब्बत को जोड़ेगा। फिर हिमाचल में मिलेगा बारालाचला पास और शिपकिला पास। ठीक है, वैसे हिमाचल में एक पास और है रोहतांग पास, लेकिन रोहतांग पास ग्रेट हिमालयाज में नहीं है, रोहतांग पास मिडल हिमालयाज में, लेकिन बारालाचला पास जो है वो ग्रेट हिमालयाज में। फिर शिपकिला पास, जिसे सतलुज नदी भारत आ जाती है निकल के तिब्बत से। फिर उत्तराखंड में मिलेंगे आपको थागाला, नीति पास और लिपुलेख पास, ये सब ग्रेट हिमालयाज में। सिक्किम में नथुला और जलेपला 2 पास हैं, और अरुणाचल प्रदेश में है बोमदिला पास। बोमदिला पास। ये जो पहाड़ हैं ग्रेट हिमालयाज, ये बने हैं ग्रेनाइट और ग्नीस के, तो इनमें आपको क्रिस्टलाइन रॉक्स मिलेंगे, इसलिए बहुत मजबूत हैं ये पहाड़। इनमें आसानी से लैंडस्लाइड वगैरह उतने कॉमन नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कठोर, बहुत ही ज्यादा मजबूत चट्टानें यहां पे हैं। और ग्रेट हिमालयाज लगातार हैं, यानी कंटिगुअस हैं, लगातार चलते हैं, कोई इनमें गैप बहुत ज्यादा नहीं है। इनमें बारिश जो है बहुत कम होती है यहां पे, और बारिश यहां पे जो मिडल हिमालयाज यानी लेसर हिमालयाज हैं और आउटर यानी शिवालिक हैं, उनके कंपैरिजन में बारिश भी काफी कम होती है ग्रेटर हिमालयाज में। तो ग्रेटर हिमालयाज खत्म हो गए। अब हम बात करते हैं मिडल हिमालयाज की, यानी ग्रेटर हिमालयाज के नीचे जो श्रृंखला है उसको बोलते हैं मिडल हिमालय। तो पीर पंजाल और धौलाधार ये मिडल हिमालयाज में आती है। तो मिडल हिमालयाज को अब हम शुरू करते हैं। मिडल हिमालयाज में आपको जो हाइट है ऑब्वियसली कम है, मिडल हिमालयाज की हाइट कम है ग्रेटर हिमालयाज से। और ऐसा क्यों है, इसके लिए मैं आपको एक बड़े आसान तरीके से समझाता हूं। ये हैं ग्रेट हिमालयाज, इनके नीचे आते हैं मिडल हिमालय और उसके नीचे आते हैं शिवालिक। तो हाइट कम क्यों होती जाती है? क्योंकि सबसे पहले ग्रेट हिमालयाज बन रहे थे। तो ग्रेट हिमालयाज जब बन रहे थे, धीरे धीरे बन रहे थे, आप जानते हैं परत बाय परत, फोल्ड बाय फोल्ड। और ये जब बन रहे थे तो जैसे मान लो जब वो इतना बना था, यहां तक पहुंचा था बन के, तो यहां से जो टूट टूट के चीजें गिरती रही, साइड में गिरती रही, उनसे फिर ये बनते रहे। तो ऑब्वियसली इनसे तो कम ही होगी हाइट, क्योंकि इन्हीं का जो डिन्यूडेशन है, इन्हीं से टूट टूट के चीजें गिरना, इनसे घिसना, जो सेडिमेंट होते हैं, सिल्ट होता है, ग्रेवल होता है, पत्थर होते हैं, तो वो जब ये बन रहे थे तो साइड में टूट के गिरते रहे, तो उनसे बने मिडल हिमालयाज। फिर मिडल हिमालय जब धीरे धीरे बन रहे थे परत बाय परत, फिर धीरे धीरे जब ये ग्रो कर रहे थे तो उन्हीं से टूट टूट के साइड में जो चीजें गिरती रही, उनसे बने शिवालिक। तो ग्रेट हिमालयाज जो हैं, हिमाद्री, ये सबसे ऊंचे हैं, इसीलिए जो मिडल हिमालय या जिन्हें लेसर हिमालय बोलते हैं, ये उनसे कम हाइट है। और जो शिवालिक हैं उनकी तो हाइट बहुत ही कम है। जैसे अगर मैं ग्रेट हिमालय की बात करूं तो 6100 मीटर इनकी एवरेज हाइट है। कितने ऊंचे हैं आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन जो मिडल हिमालय हैं इनकी ऊंचाई 3700 से 4500 है, और शिवालिक की लगभग 1000 मीटर के आसपास है। तो और तीनों की ऊंचाई आप देख रहे हैं कि 900 मीटर से तो ज्यादा ही है, तभी हम इन्हें माउंटेन कह रहे हैं। तो इनकी जो हाइट है मिडल हिमालय की वो कम है, किससे? ग्रेटर हिमालय से। और ये डिसकंटिन्यूस भी है। डिसकंटिन्यूस मतलब लगातार नहीं है, बीच बीच में गैप काफी है। जैसे थोड़े किलोमीटर के लिए, मान लो 40-50 किलोमीटर के लिए लगातार पहाड़ हैं, फिर काफी एरिया में नहीं है, फिर दोबारा पहाड़ हैं, फिर नहीं है। लेकिन जो ग्रेट हिमालयाज हैं वो एकदम लगातार हैं 2400 किलोमीटर तक। तो लेकिन मिडल हिमालय इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि मिडल हिमालयाज में जितने भी सबसे फेमस हिल स्टेशन हैं वो सारे मिडल हिमालय में आते हैं। तो इनमें कौन कौन से रेंजेस हैं? पीर पंजाल के पहाड़ कश्मीर में जो हैं, कश्मीर में याद रखिए जो जंस्कार है वो ग्रेट हिमालय है, लेकिन कश्मीर में जो पीर पंजाल है वो मिडल हिमालयाज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता रहा हूं आपको। पीर पंजाल की सबसे बड़ी श्रृंखला है मिडल हिमालयाज में, क्योंकि आप जानते हैं वो लगातार नहीं है, इसलिए जो श्रृंखलाएं हैं वो काफी सारी हैं। तो एक श्रृंखला ये हो गई, फिर थोड़े टाइम गैप आ गया, फिर थोड़ी जगह पे श्रृंखला है, तो कई अलग अलग श्रृंखलाएं हैं। तो सबसे लंबी श्रृंखला है पीर पंजाल जो कश्मीर में है। फिर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में ग्रेट हिमालयाज भी हैं और मिडल हिमालयाज भी हैं। तो ग्रेट हिमालयाज में तो लाहौल, स्पीति, किन्नौर वैली ये सब हो गए, और धौलाधार जो है वो मिडल हिमालयाज है। तो हिमाचल प्रदेश में धौलाधार के जो पहाड़ हैं, जो धर्मशाला वगैरह में हैं, वो सारे जो पहाड़ हैं वो मिडल हिमालयाज हैं।
तो उनकी हाइट उतनी नहीं होगी जितने जो उनकी है ग्रेट हिमालयाज की। धौलाधार की हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है। फिर उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो मसूरी श्रृंखला है, मसूरी श्रृंखला ये मिडल हिमालयाज है। फिर नेपाल में महाभारत के जो पहाड़ हैं, इन्हें महाभारत श्रृंखला बोलते हैं, नेपाल में है, ये भी मिडल हिमालयाज है। और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के जो पहाड़ हैं वो भी मिडल हिमालयाज हैं। क्लियर एकदम। ये एक और इंपॉर्टेंट अच्छी बात बताता हूं, ये ग्रेट हिमालयाज हैं, ये मिडल हिमालयाज हैं और ये शिवालिक हैं। तो अब ये जो मिडल हिमालयाज हैं जो हम पढ़ रहे हैं अभी और शिवालिक हैं, इनके बीच में क्या होता है, जो घाटी है ये घाटी उससे भर जाती है, मिट्टी वगैरह से भर जाती है और ये सपाट हो जाती है। यानी जनरली घाटी की शेप वी रहती है, लेकिन एक बार ये भर गई अच्छे से तो ये सपाट हो जाती है। तो जब ये सपाट हो जाती है तो फिर यहाँ पे आराम से लोग रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों की जो ढलान होती है उस पर घर नहीं बनाए जा सकते। लेकिन एक बार वहाँ मिट्टी वगैरह भर जाती है तो फिर वो सपाट हो जाते हैं, तो फिर उसमें घर वगैरह बना के लोग रहते हैं। इन्हें डून कहा जाता है। यानी कि मिडल हिमालय और शिवालिक यानी आउटर हिमालय, इनके बीच में कुछ ऐसी जगह होती हैं जिन्हें फ्लैट वैली कहा जाता है, यानी कि चपटी घाटियां। तो चपटी घाटियां जब हो जाती हैं तो लोग वहां रहते हैं, इन्हें डून कहा जाता है। जैसे देहरादून, देहरादून जो है ये उत्तराखंड की राजधानी है, तो ये एक डून है, यानी चपटी घाटी है ये, राइट। ऐसे ही और भी हैं, जैसे पतली डून है। तो कई तरह के डून यहां पे आपको मिलेंगे। सबसे फेमस है देहरादून। तो डून कहां मिलते हैं? डून जो आपको मिलेंगे वो आपको ग्रेट हिमालयाज में नहीं मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे मिडल हिमालय और शिवालिक के बीच में, मिडल हिमालय और शिवालिक के बीच में। पीर पंजाल के पहाड़ सबसे लंबी श्रृंखला है मिडल हिमालयाज की। पीर पंजाल के जो रेंज है, यहाँ पे झेलम नदी, चेनाब नदी वगैरह बहती है और यहाँ पे कुछ फेमस दर्रे भी हैं, जैसे पीर पंजाल पास है, बनिहाल पास है। ये जो बनिहाल पास है ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। धौलाधार की अगर बात करें तो हिमाचल में है और यहाँ पे रावी नदी इनको कट करती है, धौलाधार रेंज को। भारत के जितने भी बड़े बड़े हिल स्टेशन है सबसे फेमस, वो सारे के सारे जो हैं वो किस में आते हैं? मिडल हिमालय। जैसे शिमला, मसूरी, डलहौजी, रानीखेत, नैनीताल। नैनीताल एक वैली का नाम है, याद रखिए, नैनीताल घाटी है। अल्मोड़ा जो उत्तराखंड में, अल्मोड़ा, नैनीताल भी उत्तराखंड में है। डलहौजी जो है हिमाचल में है। मसूरी जो है ये उत्तराखंड में है। शिमला हिमाचल में है। रानीखेत जो है ये उत्तराखंड में है। फिर दार्जिलिंग, दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में है। तो ये सारे के सारे मिडल हिमालयाज में आते हैं। इसमें कुछ और भी घाटी हैं, जैसे कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी किस में आती है? ग्रेट हिमालयाज में कि मिडल हिमालय में? मिडल हिमालय में आती है। उसी तरह से कांगड़ा वैली और कुल्लू वैली, जो दोनों वैली हैं, एक कांगड़ा वैली और एक कुल्लू वैली, ये भी मिडल हिमालयाज में आती हैं। लेकिन लाहौल वैली, स्पीति वैली और किन्नौर वैली ये ग्रेट हिमालयाज में आती हैं। तो यहां तक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने ग्रेट हिमालयाज को पढ़ लिया है, मिडल हिमालयाज को पढ़ लिया है। अब हम आते हैं शिवालिक यानी कि आउटर हिमालय। उसके लिए दोबारा मैप देखेंगे। यानी ये ग्रेट हिमालयाज पढ़ लिया है, मिडल पढ़ लिया है। अब सबसे बाहर वाले शिवालिक, सबसे नीचे की तरफ जो है वो शिवालिक है। तो शिवालिक तो उनकी उतनी हाइट नहीं है, यानी जो उनकी एवरेज हाइट है वो सिर्फ 900 से 1100 मीटर है, तो काफी कम है। तो सबसे बाहर वाले यानी आउटर मोस्ट, इन्हें इसलिए आउटर हिमालयाज या शिवालिक बोलते हैं। तो शिवालिक कहां से कहां तक जाते हैं? ये जम्मू कश्मीर से असम तक जाते हैं, यानी पूरा आगे तक नहीं जाते अरुणाचल तक, असम तक ही जाते हैं बस ये, जम्मू कश्मीर से असम। क्योंकि ग्रेट और मिडल हिमालय जो हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर से अरुणाचल तक जाते थे। ये सेडिमेंट्स वगैरह के बने हैं, जो भी सेडिमेंट नदियां वगैरह लेके आई हैं मेन हिमालयाज रेंजेस से, जो बड़े हिमालयाज हैं उनसे, उन्हीं के सेडिमेंट वगैरह से बने हैं। तो इनमें ग्रेवल और एलुवियम देखने को मिलता है। एलुवियम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी को, जो मिट्टी नदी अपने साथ लाती है उसे अलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो अलुवियल सॉइल में दो तरह का अलुवियम होता है, ओल्ड अलुवियम और न्यू अलुवियम। तो आपने खादर या बांगर सुना होगा, तो खादर और बांगर उन्हें कहा जाता है, दो तरह का अलुवियम होता है। फिर इनके भी अलग अलग नाम है, जैसे शिवालिक्स को जम्मू में बोलते हैं जम्मू हिल्स। तो जो फेमस जम्मू हिल्स हैं वो कुछ नहीं है, शिवालिक ही हैं वो। अरुणाचल प्रदेश में डफला, मीरी, डफला पहाड़ियां, मीरी की पहाड़ियां, अबौर या मिशमी हिल्स, ये सारे शिवालिक हैं। उत्तराखंड में ढांग रेंज और दुंडवा जो रेंज है, डुंडवा, ये पूरी नेपाल बॉर्डर तक जाती है, थोड़ी बहुत यूपी में भी एक्सटेंड करती है डुंडवा रेंज। नेपाल में चूरिया घाट हिल्स, ये सारे के सारे शिवालिक के अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह पे। तो अब हमने हिमालयाज पूरी तरह से जो है खत्म कर लिए हैं। अब हम आते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जो पहाड़ियां हैं, और ये बहुत खूबसूरत मैप हमारी टीम ने तैयार करा है। इसमें इतना आसान हो जाएगा आपके लिए ये देखना कि कौन सा क्या है। पहले तो आप नॉर्थ ईस्ट को याद रखिए। देखो नॉर्थ ईस्ट में ये जो बादल जैसी शेप का है ये मेघालय है। तो मेघालय में 3 तरह की हिल मिलेंगे आपको, गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया,
ठीक है। फिर ये असम है जो बीच में है येलो कलर का, इसमें मिकिर की पहाड़ियां आपको मिलेंगी। और ये एक्चुअल लोकेशन है जो इनकी है। अरुणाचल में 5 तरह के पहाड़ हैं, एक तो है डफला, फिर है मीरी, फिर है आबोर और फिर है मिशमी। फिर ये जो म्यांमार बॉर्डर पे एकदम पहाड़ियां, इनको बोलते हैं पटकई बम, और पटकई बम भी अरुणाचल में है। डफला, मीरी, आबोर, मिशमी और पटकई बम। उसके बाद नागालैंड में है नागा की पहाड़ियां, मणिपुर में है ईस्ट मणिपुरी हिल, और मिजोरम में है मीजो हिल, जिन्हें लुशाई हिल भी बोलते हैं। तो आप इनको मीजो हिल बोल लो या लुशाई हिल बोल लो, बात एक ही है। त्रिपुरा में कोई खास पहाड़ियां नहीं है। ये त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा में कोई कुछ नहीं है। ये बांग्लादेश है और ये बंगाल है। तो बंगाल में सिर्फ बस दार्जिलिंग वगैरह में पहाड़ियां हैं, कलिम्पोंग वगैरह में पहाड़ियां हैं, और दार्जिलिंग में जो पहाड़ियां हैं वो हम देख चुके हैं, वो मिडल हिमालयाज की पहाड़ियां हैं। तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के सारे जो हिल हैं, डफला, मीरी, अबोर, मिशमी और पटकई बम अरुणाचल में हैं। और यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, तो इसमें बस आपको नाम याद रखने हैं, आपके लेवल के लिए इतना ही जरूरी है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। आपसे सीधा क्वेश्चन आता है पटकई बम पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अरुणाचल म्यांमार बॉर्डर पे हैं। फिर डफला, मिशमी, आबोर, मीरी, मीकिर और मीरी में कंफ्यूज मत होना, मीरी जो है अरुणाचल में है, मीकिर जो है वो असम में है। फिर मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया। नागा हिल्स नागालैंड में है, और नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है सरामती देखने जाना है तो नागालैंड जाना पड़ेगा। और मिजोरम में मीजो की पहाड़ियां या लुशाई की पहाड़ियां बोलते हैं, याद रखिए। इनमें सबसे ऊंची जो चोटी है उसको बोलते हैं ब्लू माउंटेन, जिसकी ऊंचाई सिर्फ 2157 मीटर है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो सबसे ऊंची चोटियां भी हैं वो काफ़ी मतलब कम हाइट की हैं। जैसे नागा हिल्स में सबसे ऊंची चोटी सिर्फ 3826 मीटर ऊंचाई है। और इसी से आप पता लगा सकते हैं कि जो ये पहाड़ियां हैं उत्तर पूर्व की, ये सेडिमेंट्री रॉक्स की बनी है, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब यहां पे हमने क्या क्या खत्म कर लिया देखते हैं। हमने पूरा का पूरा नॉर्थ सारा ढंग से पढ़ लिया है, ट्रांस हिमालयाज सब अच्छे से पढ़ लिया है, और हमने नॉर्थ ईस्ट पढ़ लिया है। अब बचा है हमारा मेन लैंड इंडिया। तो अब हम शुरू करते हैं मेन लैंड इंडिया। तो पहले पढ़ते हैं अरावली की पहाड़ियां। तो अरावली की पहाड़ियां कोई बहुत मुश्किल नहीं है समझना, मैं आपको बता देता हूं कैसे हैं। देखो यहां दिल्ली है, यहां कहीं दिल्ली है, तो दिल्ली से शुरू हो जाओ। दिल्ली से शुरू होती हैं और ये दक्षिण नीचे की तरफ और पश्चिम की तरफ जाती हैं और गुजरात तक जाती हैं। तो ये है अरावली की पहाड़ियां, यानी कि दिल्ली फिर हरियाणा को क्रॉस करती हैं, और हरियाणा में जो गुड़गांव, फरीदाबाद वगैरह ये सब जो एरिया हैं, उसके बाद ये जाती हैं राजस्थान और फिर गुजरात में जाके खत्म हो जाती हैं। तो इनकी डायरेक्शन क्या है? इनकी डायरेक्शन है नीचे, यानी दक्षिण की तरफ और पश्चिम की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ जा रही हैं। ठीक है, ये हैं अरावली की पहाड़ियां। तो अरावली की जो पहाड़ियां हैं इन्हें ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन है ये। अब इन्हें रेजिडुअल माउंटेन कहा जाता है। दिल्ली से शुरू होती हैं, फिर ये दक्षिण हरियाणा से पास होके राजस्थान से गुजर के और गुजरात में खत्म हो जाती हैं। तो लगभग 800 किलोमीटर लगातार हैं ये पहाड़ियां, लेकिन एकदम लगातार नहीं है, इनमें गैप बहुत ज्यादा है। जैसे थोड़ी सी हैं, फिर काफी देर तक नहीं आएंगी, फिर आप देखेंगे कि, और हिल्स हैं वैसे भी इनकी हाइट बहुत कम है। आप देख सकते हैं इनकी हाइट सिर्फ 400-600 एवरेज है, और ये गुजरात में पूरी पालनपुर तक जाती हैं। ठीक है, दिल्ली से गुजरात जाती हैं हरियाणा और राजस्थान होकर, और इनकी एवरेज हाइट है सिर्फ 400 से 600। इनमें सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो माउंट आबू में है। गुरु शिखर, यहां पे एक फेमस मंदिर भी है माउंट आबू में, जिसको दिलवारा मंदिर बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो गुरु शिखर की हाइट आपको याद रखनी है 1722 मीटर। तो ये है अरावली की पहाड़ियां। तो अरावली में बस इतना ही है। अब हम बात करते हैं विंध्या और सतपुरा, जो हमारे ब्लॉक माउंटेन है भारत में दो, एक तो विंध्या और एक सतपुरा। अब इनमें एक चीज याद रखिए, ये शुरू कहां से होते हैं, तो ये बहुत खूबसूरती से दिखाया गया इस मैप के अंदर। देखिए यहां से, ये गुजरात है, ये तो पता है आपको स्टेट्स पता होंगे। ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है, और फिर ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, ऊपर बिहार है, और ये जो है ये उत्तर प्रदेश है। तो ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे, ये क्या है? सोनभद्र, ऊपर मिर्जापुर, ये इलाहाबाद, ये वो वाला एरिया है, और ये नीचे छत्तीसगढ़ है। अब यहां पे विंध्या देखते हैं, पहले विंध्या फिर सतपुरा। तो पहले विंध्या देखते हैं। ये गुजरात है, ठीक है, ये गुजरात है। तो ये गुजरात में शुरू हो रहा है विंध्या के पहाड़, फिर ये जा रहे हैं नॉर्थ मध्य प्रदेश। तो इसमें जो ये बुंदेलखंड वाला इलाका है जो यूपी से लगता है, वहां ये जा रहे हैं पूरा का पूरा। यहाँ पे जो शिवपुरी का इलाका है, फिर ये आगे आ जाओ दतिया वगैरह, ये सब जो एरिया है, फिर ये पूरा विंध्या चल रहे हैं। और बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राजस्थान है, तो ये राजस्थान को भी छू रहा है। यानी राजस्थान में हम ये नहीं कह सकते कि विंध्या की पहाड़ियां नहीं है, बहुत कम, लेकिन नीचे बॉर्डर है, बिल्कुल है। तो यानी कि गुजरात राजस्थान बॉर्डर और मध्य प्रदेश बॉर्डर, यहां से स्टार्ट हो रही हैं विंध्या की पहाड़ियां, फिर मध्य प्रदेश को क्रॉस कर रही हैं, और मध्य प्रदेश को क्रॉस करके फिर आगे घुस रही हैं। कहां तक घुस रही हैं? अब ये देखो, ये बिहार है ऊपर, तो ये आगे दो भाग में वो हो जाती है, नीचे झारखंड और ऊपर बिहार। तो बिहार में ये कौन सा जिला है? थोड़ी बहुत आपको मैप की जानकारी होनी चाहिए। ये जो जिला है कैमूर का जिला है, और ये रोहतास है।
यानी कि गुजरात में यहां से शुरू हुई बॉर्डर से और पूरी बिहार तक गई, किसको क्रॉस करते हुए? पूरे मध्य प्रदेश को क्रॉस करते हुए, यूपी को छूते हुए। तो यूपी में आप देख सकते हैं कि जो सोनभद्र है और ये जो मिर्जापुर और ये इलाहाबाद वगैरह, यहां भी ये पहाड़ियों का वर्चस्व है। और नीचे छत्तीसगढ़ को भी छू रही है, तो छत्तीसगढ़ में भी थोड़ी बहुत घुस रही है ये, और झारखंड और बिहार में भी घुस रही है। तो बिहार में सासाराम जो है वहां तक जाती है, सासाराम जिले तक जाती है विंध्या की पहाड़ियां। क्लियर है? अब आते हैं नीचे, देखते हैं सतपुरा की पहाड़ियां। और आप जानते हैं ब्लॉक माउंटेन है ये, तो ब्लॉक माउंटेन में रिफ्ट वैली होगी। तो रिफ्ट वैली जो होती है उसमें नदियां बहती हैं, तो विंध्या और सतपुरा के बीच में बहती है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है, कहीं पे यहां से अनूपपुर जिले में आता है, वहां से फिर ये विंध्या और सतपुरा के बीच में, विंध्या जो नदी वो विंध्या और सतपुरा के बीच में नर्मदा नदी बहती है, और नर्मदा नदी फिर जो है वो अरब सागर में गिर जाती है। और सतपुरा, तो सतपुरा जो है ये कहां से शुरू हो रहा है? आप ध्यान से देखिए, ये भी गुजरात से शुरू हो रहा है। ये गुजरात, दक्षिण गुजरात है ये जो इलाका है दक्षिण गुजरात, और फिर ये मध्य प्रदेश और नॉर्थ महाराष्ट्र इनको छू रहा है, यहां पे एक्सटेंड कर रही हैं, और फिर ये खत्म हो रही हैं यहां पे जाके, यानी कि छत्तीसगढ़ में जाके। मैं रिपीट करता हूं, विंध्या की पहाड़ियां गुजरात में शुरू हुई और मध्य प्रदेश को क्रॉस करके बिहार में खत्म हो गई। सतपुरा की पहाड़ियां गुजरात में शुरू हुई और पूरा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, नॉर्थ महाराष्ट्र को क्रॉस करके फिर ये छत्तीसगढ़ में खत्म हो गई। अब आपने विंध्या की जो पहाड़ियां हैं वो देख लिया कहां हैं, सतपुरा की पहाड़ियां देख लिया कहां हैं। एकदम इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। विंध्या ऊपर है, सतपुरा नीचे है, कहां से शुरू हो रही है, कहां पे खत्म हो रही है, परंतु अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है इनके। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे देखते हैं, पहले विंध्या देखते हैं। विंध्या के तो कोई ज्यादा नाम नहीं है, विंध्या ही बोलते हैं, हर जगह इन्हें विंध्या ही बोलते हैं। परंतु जब ये बिहार में घुस जाती हैं, ये बिहार है, तो जब ये बिहार में घुस जाती हैं तो ये जिला कौन सा है? कैमूर। और ये कौन सा है? सासाराम। तो वहां उन्हें कैमूर की पहाड़ियां बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कैमूर की जो पहाड़ियां हैं वो कहां हैं, तो आंसर है बिहार। दूसरा, अगर कैमूर की पहाड़ियां जो हैं ये कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो आंसर है विंध्या की पहाड़ियों का हिस्सा है कैमूर की पहाड़ियां। कोई डाउट यहां पे? अब आते हैं सतपुरा की पहाड़ियों पे। देखो सतपुरा की पहाड़ियों के अलग अलग नाम हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो मेन पार्ट है इसका, जो सतपुरा की पहाड़ों का मेन पार्ट है, उसे बोलते हैं महादेव, उसे बोलते हैं महादेव। फिर सतपुरा की पहाड़ियां जब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होके छत्तीसगढ़ में घुस जाती हैं, ये छत्तीसगढ़ है, तो यहां इन्हें बोला जाता है मैकाल, मैकाल। और गुजरात में, दक्षिण गुजरात में जब ये होती हैं तो इन्हें बोला जाता है राजपीपला, राजपीपला। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई राजपीपला की पहाड़ियां कहां हैं, तो आप कहेंगे गुजरात। महादेव की पहाड़ियां कहां हैं, तो महादेव की पहाड़ियां जो हैं वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, नॉर्थ महाराष्ट्र में। और मैकाल की पहाड़ियां कहां हैं? मैकाल की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ में। पर ये सब किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ये सब की सब सतपुरा का हिस्सा है, वेरी इंपॉर्टेंट। और कैमूर किसका हिस्सा है? कैमूर विंध्या का हिस्सा है। ये आपको बताना जरूरी था। और आप जानते हैं विंध्या और सतपुरा के बीच में नर्मदा नदी बहती है और वो गिरती है अरब सागर में, और सतपुरा के दक्षिण में बहती है तापी नदी और वो गिरती है अरब सागर में। कोई डाउट? सतपुरा के दक्षिण में तापी नदी बहती है, अरब सागर में गिरती है, और विंध्या और सतपुरा के बीच में नर्मदा नदी बहती है और वो अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा और तापी गिरती है अरब सागर में, ये दो नदियां, और बाकी सारी जो है दक्षिण भारत की नदियां वो गिरती हैं पश्चिम बंगाल में, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। उनको हम नदियों में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले विंध्या देखते हैं। तो विंध्या कहां से कहां जाता है? विंध्या जो है साउथ गुजरात से सासाराम इन बिहार तक 1200 किलोमीटर तक लगातार पहाड़ियां हैं ये। इनकी जो ऊंचाई है बहुत कम है, 300 से 650 मीटर है, 300 से 650 मीटर है ये पहाड़ियां। और भारनेर हिल और कैमूर हिल इनकी ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। तो कई बार ये भी पूछते हैं भारनेर हिल, कुछ नहीं है, भारनेर हिल विंध्या की पहाड़ियों का ही नाम है, भारनेर हिल। और कैमूर हिल भी विंध्या की पहाड़ियों का नाम है। बिहार में विंध्यास को कैमूर हिल बोलते हैं। इन विंध्या की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर, जिसे गुडविल पीक अंग्रेजी में बोलते हैं। इसकी ऊंचाई है 2467 फीट या 752 मीटर, 752 मीटर। सतपुरा को सतपुरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि सतपुरा रेंज है, यहां पे 7 पहाड़ हैं, बड़े बड़े 7 चोटियां हैं, तो इसलिए सत मतलब 7 7 पहाड़ों का श्रृंखला, तो सतपुरा इसलिए बोलते हैं। सतपुरा नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। तो ये कहां से कहां तक जाती हैं? ये जो हैं ये गुजरात और उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को टच करते हुए ये छत्तीसगढ़ तक जाती हैं। तो इन्हें वेस्ट में यानी गुजरात में बोलते हैं राजपीपला, उसके बाद इन्हें बोलते हैं महादेव, और फिर बोलते हैं मैकाल। लगभग 900 किलोमीटर ये लगातार चलती हैं सतपुरा की पहाड़ियां। इनकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो महादेव की पहाड़ियों में आती है और उसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़ की ऊंचाई है 1350 मीटर और ये पंचमढ़ी में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। क्लियर है? तो अब हमने विंध्या भी पढ़ लिया, सतपुरा भी पढ़ लिया। अब बचे हैं बस वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। देखो वेस्टर्न घाट अब कहां से कहां तक जाते हैं, बड़ा आसान है। यहां डायग्राम में देखो,
पश्चिमी घाट जो हैं ये दक्षिण गुजरात से शुरू हो रहे हैं, फिर पूरा महाराष्ट्र क्रॉस कर रहे हैं, फिर गोवा, कर्नाटका और नीचे पूरा केरल, नीचे कन्याकुमारी तक, कोई डाउट। और ईस्टर्न घाट जो हैं ये उड़ीसा से शुरू हो रहे हैं, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश के बाद ये जो है तेलंगाना है, तो तेलंगाना को छूते हुए नीचे आ जाइए, नीचे फिर ये यहाँ पे तमिलनाडु और फिर ये केरला में घुस रहे हैं, कर्नाटका में भी घुस रहे हैं। तो ये हैं ईस्टर्न घाट्स, ये है वेस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न घाट। फर्क क्या है? फर्क ये है, देखो घाट कुछ नहीं होता, पहाड़ियों को घाट बोलते हैं, पहाड़ घाट शब्द से कंफ्यूज मत हो, घाट कुछ नहीं है, घाट है पहाड़ियां, बस खत्म, ठीक है। फर्क ये है कि जो पश्चिमी घाट है वो अरब सागर से लगते हैं और जो ईस्टर्न घाट है वो बंगाल की खाड़ी से लगते हैं। सबसे पहला फर्क तो ये है। दूसरा, पश्चिमी घाट है वो लगातार है, इनमें गैप बहुत कम है, लेकिन जो ईस्टर्न घाट है इनमें गैप काफी है बीच बीच में। जैसे यहां कहीं पहाड़ियां आई, फिर कुछ समय तक नहीं आई, फिर आ गई, फिर नहीं आई, फिर आई, लेकिन पश्चिमी घाट लगातार है, इनमें गैप बहुत कम है। ईस्टर्न घाट जो है वो लगातार है। पश्चिमी घाट जो है उनकी ऊंचाई अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएं, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएं, तो बढ़ती है। इसीलिए जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो एकदम दक्षिण में है, यहां पे जिसे बोलते हैं अनाई मुड़ी। तो अनाई मुड़ी जो है वो एकदम नीचे है, क्योंकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई अगर हम गुजरात से कन्याकुमारी तक देखें तो गुजरात से बिल्कुल नीचे तक एकदम बढ़ती है लगातार, लेकिन ईस्टर्न घाट में उल्टा है, ईस्टर्न घाट की ऊंचाई उत्तर जाने से बढ़ती है। तो इसलिए ईस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो एकदम यहां पे है, ओडिशा आंध्रा बॉर्डर पे, जिसे बोलते हैं अरमाकोंडा। तो आइए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को शुरू करते हैं। यहां पे और अच्छे से दिखाया गया है, ये देखिए पश्चिमी घाट एकदम लगातार हैं, इनमें गैप बहुत कम है। तो पश्चिमी घाट में कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं? कोड़ाचद्री कर्नाटक में है, नीलगिरी की पहाड़ियां जो हैं ये पश्चिम और पूर्वी घाट को जोड़ती हैं। डोडा बेटा चोटी है पहाड़ की, अनाई मुड़ी भी चोटी है। फिर ईस्टर्न घाट में शेवरॉय की पहाड़ियां, पालकोंडा की पहाड़ियां, नल्ला मल्ला की पहाड़ियां, ये सारी जो हैं ये ईस्टर्न घाट है। और आप देख सकते हैं बीच बीच में गैप बहुत ज्यादा है, यहां पे है, फिर यहां नहीं है, फिर यहां है, फिर यहां नहीं है, फिर यहां भी नहीं है। और ये एरिया है जहां पे ये मिल जाती हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की, इसे नीलगिरी हिल कहा जाता है। क्लियर? बाकी हम यहां पे ये भी देखेंगे, जैसे अब आप देख रहे हैं कि सतपुरा की पहाड़ियों में ये गावलीगढ़ हिल है, तो ये गावलीगढ़ कुछ नहीं है, उनका लोकल नाम रख दिया महाराष्ट्र में। इस तरह के जो थोड़े बहुत नाम होते हैं वो मैं आपको एंड में बता दूंगा। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं घरजाट हिल, घरजाट की पहाड़ियां उड़ीसा में है, तो ये मैं नाम आपको एक स्लाइड में बता दूंगा। तो वेस्टर्न घाट जो है इन्हें महाराष्ट्र और कर्नाटका में सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटका में सह्याद्री कहा जाता है। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो केरल और तमिलनाडु में है। ये भी नीलगिरी की पहाड़ियां भी वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा है। क्लियर? लेकिन ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पे। फिर केरला में कार्डमम हिल यानी इलायची की पहाड़ियां, वो भी वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। यहां पे इलायची की खेती बहुत होती है, कार्डमम हिल कहा जाता है। और केरल में अन्नामलाई की पहाड़ियां, जहां पे अनाई मुड़ी है, तो अन्नामलाई की पहाड़ियां भी वेस्टर्न घाट का हिस्सा हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद अनाई मुड़ी सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट में और पूरे पेनिनसुलर इंडिया में। अनाई मुड़ी की ऊंचाई है 2695 मीटर। अनाई मुड़ी जो है यहां पे 3 पहाड़ियां मिलती हैं, एक तो अन्नामलाई हिल जो केरल से आती है, पल्ली हिल जो तमिलनाडु की तरफ से आती है, और कार्डमम हिल जो केरल से आती है, दक्षिण केरल से। तो अन्नामलाई की पहाड़ियां भी पश्चिमी घाट है, कार्डमम हिल इलायची की पहाड़ियां भी पश्चिम घाट है, और पल्ली हिल जो है तमिलनाडु से जो आती है केरल की तरफ, ये भी पश्चिम घाट है। तो पल्ली हिल्स भी पश्चिम घाट का हिस्सा है, फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है पल्ली हिल्स। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, तो 2637 मीटर ऊंचाई है। अनाई मुड़ी सबसे ऊंची है, डोडा बेट्टा जो है ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट्स की। उसके बाद नीलगिरी आप जानते हैं, ये बहुत फेमस यहां पे बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। यहां पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं। नीलगिरी को ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। नील मतलब नीला होता है, ब्लू माउंटेन कहा जाता है इन्हें। और जो पश्चिम घाट है, ये पूरे के पूरे पश्चिम घाट जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पूरे पश्चिम घाट। इसके अलावा ये जो घाट हैं इनमें गैप भी आपको मिलेंगे, तो मैं आपको वो एक मैप पे दिखाता हूं। पश्चिम घाट में जो 3 गैप हैं, दर्रे पास, एक तो है थाल घाट को कसारा घाट भी बोलते हैं, दूसरा है भोर घाट, और तीसरा है पलक्कड़ गैप जिसे पाल घाट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ताल घाट जो है मुंबई को नासिक से जोड़ता है। जो भोर घाट है ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मैं रिपीट करता हूं, जैसे ये है, ठीक है, अब यहां पे एक घाट यहां है, दूसरा यहां है, और तीसरा एकदम नीचे पलक्कड़ में। तो थाल घाट, भोर घाट, थाल घाट को कसारा घाट भी बोलते हैं। तो थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और जो भोर घाट है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। उसके बाद ये है पाल घाट। तो पाल घाट भी इंपॉर्टेंट है।
पाल घाट कोची को कोयम्बटूर से जोड़ता है, यानी केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। कोची केरल में है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। इसको पलक्कड़ गैप भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पाल घाट को पलक्कड़ गैप बोलते हैं। अगर मैं तट की बात करूं तो यहां पे मैं तट दिखा देता हूं आपको। घाट की बात कर रहे हैं तो तट की बात भी कर लेते हैं। अब यहां पे तट क्या होता है? समुद्र से लगता हुआ जो जमीन होती है उसे तट बोलते हैं। तो यहां पे ये देखिए गुजरात है, ये महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र का हिस्सा और गोवा का हिस्सा, महाराष्ट्र और गोवा के तट को बोलते हैं कोंकण कोस्ट, कोंकण। फिर नीचे ये कर्नाटका है, तो कर्नाटका का कुछ हिस्सा जो है उसे कनारा कोस्ट बोलते हैं, जिसमें उडुपी जिला आता है या दक्षिण कन्नड़ या उत्तर कन्नड़ जिला आता है। और बाकी कर्नाटक का बाकी हिस्सा और केरल, इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। तो ऊपर है कोंकण कोस्ट, फिर है कनारा कोस्ट, फिर है मालाबार कोस्ट। अब इस तरफ आ जाओ, तमिलनाडु पूरा तमिलनाडु और आंध्रा का कुछ हिस्सा, इसे मिला के बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। और आंध्रा का कुछ हिस्सा और पूरा उड़ीसा, इसे मिला के क्या बोलते हैं? इसे मिला के बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार। और उड़ीसा, सिर्फ अगर उड़ीसा का देखें तो इसे बोलते हैं उत्कल कोस्ट, उत्कल कोस्ट। तो यहां पे वही लिखा है, महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है उसे बोलते हैं कोंकण कोस्ट, कर्नाटका वाले को बोलते हैं कनारा कोस्ट, और मालाबार कोस्ट बोलते हैं केरला और कर्नाटक के कोस्ट को। बहुत सारी नदियां जो है पश्चिम घाट से निकलती हैं, जैसे गोदावरी नासिक से निकलती है, कावेरी ताल कावेरी से निकलती है, कृष्णा नदी और तुंगाभद्रा नदी। तो ये सारी की सारी जो नदियां हैं वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी घाट्स की। तो पूर्वी घाट में और पश्चिम घाट में मेन फर्क क्या है? पहला तो फर्क हाइट का है, पश्चिम घाट की हाइट ज्यादा है, ईस्टर्न घाट पूर्वी घाट की कम है, पहला फर्क। दूसरा, पश्चिम घाट लगातार है और पूर्वी घाट जो है वो बीच बीच में डिसकंटिन्यूअस है, थोड़ी पहाड़ियां आई फिर नहीं आई फिर थोड़ी आ गई, इस तरह से है पूर्वी घाट। पश्चिम घाट की जो ऊंचाई है उत्तर से दक्षिण तक बढ़ती है, पूर्वी घाट की दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ती है। तो यही यहां पे लिखा है। और जो पूर्वी घाट है वो उड़ीसा से शुरू हो जाता है और फिर वो तमिलनाडु तक जाता है। इसके अलग अलग नाम है, जैसे पहाड़ियों के, जैसे नल्ला मलाई, मैं आपको दिखा देता हूं। ये पहाड़ियां देखिए, पूर्वी घाट की पहाड़ियां देखिए। तो ये जो नल्ला मलाई और पालाकोंडा है ये कहां है? आंध्रा में है। और शेवरॉय और जवाड़ी कहां है? तमिलनाडु में। तो बस यही लिखा है, यही लिखा है यहां पे, जवाड़ी और शेवरॉय तमिलनाडु में है और नल्ला मलाई और पालाकोंडा जो है वो आंध्रा में है। तो अगर मैं पूछूं जवाड़ी हिल्स जो है वो किसका हिस्सा है और चार ऑप्शन दे दूं, विंध्या, सतपुरा, पश्चिम घाट या पूर्वी घाट, तो आंसर है पूर्वी घाट। जवाड़ी जो पहाड़ियां हैं वो पूर्वी घाट में आती हैं। और अरमाकोंडा सबसे ऊंची चोटी है इसकी। कई पुरानी किताबें महेंद्रगिरी बोलती हैं, वो गलत है। आंसर है अरमाकोंडा। अरमाकोंडा की ऊंचाई है 1680 मीटर और ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और ये आंध्र प्रदेश में आती है। फिर नॉर्दर्न सरकार किसको बोलते हैं? ओडिशा और आंध्र प्रदेश का हिस्सा। उड़ीसा पूरा है इसमें और आंध्रा का कुछ हिस्सा है, यानी महानदी और कृष्णा नदी के बीच जो तट आता है उसे बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार। और जो कृष्णा और कावेरी के बीच में जो तट आता है उसे बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, जिसमें आंध्रा का कुछ हिस्सा और पूरा तमिलनाडु आता है। फिर कुछ और छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिनके बस आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये वही लोकल लोग नाम रख देते हैं, बस वो वाली बात है। तो महाराष्ट्र में जैसे गाविलगढ़ की जो पहाड़ियां हैं, गाविलगढ़। फिर महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं, झारखंड में राजमहल की पहाड़ियां हैं, ओडिशा में गरजाट पहाड़ियां हैं, गरजाट। तमिलनाडु में सिरुमलई की पहाड़ियां, आंध्र प्रदेश में शेषाचलम की पहाड़ियां और तमिलनाडु में वरुसनाडु पहाड़ियां। शेषाचलम की पहाड़ियों में भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है, तिरुमाला जिसे बोलते हैं, भगवान लॉर्ड वेंकटेश्वर मंदिर जो है वो शेषाचलम की पहाड़ियों में है। तो बस नाम याद रखने हैं आपको। ये कुछ और छोटी पहाड़ियां हैं जो बिल्कुल लोकल लोग नाम रख देते हैं, बस ये वो हैं। बाकी कोई एग्जाम रेलेवेंट, बस इनके नाम आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, वैसे इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट एकदम वीडियो था माउंटेन्स ऑफ इंडिया का। काफी डेप्थ में, काफी डिटेल में हमने कवर करा है, चाहे वो उत्तर के पहाड़ हो, चाहे वो अरावली हो, विंध्या, सतपुरा, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट और नॉर्थ ईस्ट, पूरा कंप्लीट कंसेप्चुअली हमने कवर किया है। काफी मुझे खुशी हुई कि मैं वीडियो आप तक ला पाया। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि माउंटेन्स एक बार समझ में आ गए तो नदियां तो आप खुद ही समझ जाओगे। नदियों में तो है ही नहीं कुछ, नदियां तो जो कंफ्यूजन आपको होती है, तो नदियों का वीडियो भी थोड़ा लंबा रहेगा। ये वीडियो भी काफी लंबा हो गया, लेकिन मैंने पूरा समय भी लिया, 3 दिन रिसर्च किया है इस तरह से समझाने के लिए कि आपको समझ में आए। उसी तरह की फिर टीम को बोलकर इमेजेस क्रिएट की गई। मेरे को नहीं लगता पहाड़ों में इससे बाहर किसी भी एग्जाम में भारत के आता है, यूपीएससी में भी नहीं। और यहां पे मैंने ये पहाड़ियों के नाम भी लिख दिए हैं, कंचनजंगा, अनाईमुर, जो सबसे ऊंची चोटी हैं। जैसे कंचनजंगा आप जानते हैं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय, ठीक है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है केटू, और पश्चिम घाट की अनाईमुड़ी, पूर्वी घाट की जो है उसे बोलते हैं अरमाकोंडा, फिर अरावली की गुरु शिखर,
विंध्या में सद्भावना शिखर और सतपुरा में धूपगढ़। तो ये सबसे ऊंची चोटियों के नाम लिख दिए हैं। बाकी लद्दाख में स्टॉक कांगड़ी है, वो सब भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये था हमारा पूरा वीडियो माउंटेन्स ऑफ इंडिया का, और स्टैटिक जीके कंटिन्यू रहेगी। अगला वीडियो आएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच।